बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सच सवेरा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। आपके सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि अपनी लाइफ के लिए कुछ बेहतर काम सर अंजाम दिए जाए। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले मौजू की जानिब, जिस पे आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि मामलाते ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत ज़रूरी। मुस्तकिल मिजाजी की बात की जाए तो कोई शक नहीं, जब आप मुस्तकिल मिजाजी से अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, अपने काम सर अंजाम देते हैं, मेहनत करते हैं और बड़ी तहम्मुल के साथ अपने काम जो है वो सर अंजाम देते चले जाते, तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बनती है। तो हमारी जो रूटीन के काम है, जो हमारी ज़िंदगी के तमाम मामलात हैं, उनके अंदर हमारे लिए मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मौजूदा दौर की अगर बात की जाए तो हमारी नौजवान नस्ल जो है मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं ले रही। तो कैसे उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा की जा सकती है, उनको अवेयर किया जा सकता है ताकि वो अपने रोज़मर्रा के जो काम है, जो उनके मामलाते ज़िंदगी है, वो बेहतर तरीके से उसे सर अंजाम दे सके और मेहनत को भी यकीनी बनाए। इस पर आज बात की जाएगी। और आज का हमारा दूसरा मौजू है जी, कुदरती वसाइल का मस्बत इस्तेमाल और हिफाजत सब की जो है वो ज़िम्मेदारी है। तो अगर कुदरती वसाइल की बात की जाए तो हमारा मुल्क, हम सब के जो अल्लाह पाक की रहमत है वो हमारे ऊपर नाजिल है, कुदरती वसाइल से माला माल हैं, लेकिन उसको पहचानने की, समझने की ज़रूरत है कि कुदरती वसाइल हैं कौन कौन से और कैसे हम उनका मस्बत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उन कुदरती वसाइल की हिफाजत करना जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। तो कैसे हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं, इस पर भी आज बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जल्दी से उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने मौज़ूआत का आगाज़ किया जाए। सबसे पहले हमें जिन्होंने ज्वाइन किया जी, आप यूथ एक्टिविस्ट हैं, हमाद मलिक। अस्सलाम वालेकुम। सत्सवेरा में खुश आमदीद। थैंक यू। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, शयान आकाश अहमद। अस्सलाम वालेकुम। सत्सवेरा में खुश आमदीद। खैरियत से? जी। आकाश के साथ तशरीफ़ फरमा है आप न्यूट्रिस्ट हैं, माहिरीन बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। हमाद आपसे अपने मौजू का आगाज़ करते हैं, मामलाते ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी। पहले तो मुस्तकिल मिजाजी की डेफिनेशन बयान करें कि मुस्तकिल मिजाजी कहते किसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका टॉपिक हमेशा की तरह बहुत यूनिक है। बहुत शुक्रिया। मुस्तकिल मिजाजी जो है वो उसे कहते हैं कि आप कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। जब भी कोई भी काम आप करने लगें तो उसके लिए पहले आप अपना जो वर्कआउट है, जो आपकी प्लानिंग है, उसको प्रॉपर तरीके से आप प्लान कर लें और फिर भी कोई डिसीजन आप लें तो फिर उसके ऊपर आप जो है ना अपना अमल दरामद करें, कोई भी अगर आपने काम करना है तो। बिल्कुल। और रोज़मर्रा के मामलात के अंदर जो मुस्तकिल मिजाजी है, कंसिस्टेंसी है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चूँकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई काम कर रहा है। बिल्कुल। कोई जॉब पे जा रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी में है, कोई टीचर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है लाइफ। और हर बंदा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ है। बिल्कुल। लेकिन कामयाब सिर्फ वही लोग होते हैं जो अपना कोई भी काम करने से पहले अपना होमवर्क, अपनी तैयारी मुकम्मल करके फिर उस काम को करते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। जल्दबाजी किसी भी काम के अंदर आपको नुकसान का बाइस बनती है। और इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल, तो मुझे एक वाक़या याद है, मैंने बुक के अंदर पढ़ा था। वो इस तरह है कि सचिन तेंदुलकर जो हैं, जी जी, इंडिया के क्रिकेटर, वो जब क्रिकेट उन्होंने खेलना स्टार्ट किया तो वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस, तो कहते हैं कि इन तीनों ने बहुत टफ टाइम दिया उनको। तो वो हमेशा बड़े परेशान रहते थे कि मैं इनके साथ इनका मुकाबला नहीं कर सकता, तो मैंने क्या करना है। सही। तो उनके किसी सीनियर ने कहा कि तुमने जब भी पिच के ऊपर जाना है तो तुमने स्कोर बोर्ड नहीं देखना कि तुमने क्या स्कोर किया है, तुमने अपनी घड़ी को देखना, टाइम नोट करना है कि 15 मिनट अगर मैं पिच पे रहा हूँ, पहले ये 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट। जब तुम ज़्यादा टाइम पिच के ऊपर होगे, स्कोर ऑटोमेटिकली बनता रहेगा। सही। इससे पता ये चलता है कि टाइम की जो इंपॉर्टेंस है ना मुस्तकिल मिजाजी, सबसे पहले टाइम को आप समझना शुरू करें कि टाइम की क्या अहमियत आपको, बिल्कुल, टाइम की क्या वैल्यू है। आप किसी भी चीज़ को टाइम देंगे तो एट दी एंड आपको उसका आउटकम, उसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। बिल्कुल, कोई शक नहीं। और जब आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी काम सर अंजाम देने जा रहे हैं, वो कम्प्लीटली तौर पर उसको प्लान करके करते हैं और उस काम के अंदर फिर आपकी मुस्तकिल मिजाजी शामिल होती है, आपकी मेहनत शामिल होती है, तो यकीनन आपकी जो कामयाबी है वो बरहक है, आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। आकाश, आपकी तरफ बढ़ते हैं, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मामलाते ज़िंदगी के अंदर मुस्तकिल मिजाजी कितनी
ज़रूरी है और इसके साथ साथ मेहनत की क्या अहमियत है? देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप मुस्तकिल मिजाज रह किस तरह से सकते हैं और ये है क्या। आप कोई भी काम करने का सोचते हैं जी जी, या किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर जमे रहना। ये नहीं है कि आपने कोई बिज़नेस शुरू किया, कोई जॉब शुरू की या कोई भी आपने प्लानिंग की, आपने 1 महीना की और उसके बाद किसी ने आपको कहा कि जी उस चीज़ में बड़ा स्कोप है या वो चीज़ बड़ी अच्छी चल रही है, आपने जंप किया उसमें चले तो जंप किया, काम छोड़ के उस तरफ ना आपने मेहनत की और ना आपने एक जगह पे टिक के कोई काम किया, ना उसको सरंजाम तक आपने पहुंचाया, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल। मुस्तकिल मिजाजी सबसे पहले ये है कि आपने अपने पाँव पे जमे रहना है। आपने जो चीज़ स्टार्ट की है इस कसम के साथ, इस अज़म के साथ कि इसको मैंने पाए तक मील तक पहुंचाना है। लेकिन वो आपने जुमला सुना होगा ना कि ख्वाब जो है नींदों में आते हैं, लेकिन ख्वाब वो नहीं है जो नींद में आए, ख्वाब वो है जो नींद को उड़ा दे, कि आपको विजन दे। और मुस्तकिल मिजाजी भी क्या है कि आपके पास एक विजन होना चाहिए लाइफ के लिए कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है। वो विजन ही नहीं है कि जो आपको बेचैन ना करे। विजन का मतलब ही ये, विजन आपको तड़पाता है, रुलाता है, आपको भगाता है, अचीव करने के लिए आप बेताब रहते हैं, मेहनत करने पे मजबूर कर देता है और इतना मजबूत बना देता है कि आप लड़ने के और झपटने और पलटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। मसला ये है कि आज के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, आज के जो टीचर्स हैं, वो विजन नहीं दे रहे हैं। हम सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ा रहे हैं, रट्टे लगाए हुए हैं और वही आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारे जो उस्ताद थे, अल्लाह का बड़ा शुक्र था कि अच्छे उस्ताद हमें मिल गए, हम अच्छे उस्तादों से सीखे हुए हैं। अब अगर आप देखें, आपके बड़े सारे कोलीग्स होंगे, जानने वाले होंगे जो टीचिंग करते हैं, तो आपको टीचिंग टाइम के अंदर उनके स्टेटस नज़र आ रहे होंगे, वो बैठ के वीडियोस एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कोई वीडियो साथ एडिट करना शुरू कर दूँ या अपना स्टेटस लगाना शुरू कर दूँ, तो मैं आपको क्या बताऊँगा या मैं क्या सिखाऊंगा? प्रॉपर गाइड सिर्फ हम किताबों में से ही देख के बता रहे हैं और उनको अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर नहीं कर रहे हैं, मोटिवेशन नहीं दे रहे हैं, उन्हें हम एक ख्वाब नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा से अपने इंस्ट्रक्टर्स को ये बात सिखाता हूँ कि आप बच्चों को एक विजन दे दें, ख्वाब दे दें, सीख वो खुद लेंगे। बिल्कुल, उनको एक गोल दे दें कि ये बेटा आपका गोल है, इसको आपने अचीव करना है और हर सूरत में करना है, लेकिन उसमें आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपने इस गोल को मुस्तकिल मिजाजी के साथ अचीव करना है, जल्दबाजी नहीं करनी और मेहनत तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी महरीन, आप क्या कहती हैं, मुस्तकिल मिजाजी कितनी ज़रूरी है और उसके साथ साथ मेहनत का क्या किरदार है उसमें? मैं समझती हूँ कि जैसे भी आपने बात की कि जल्दबाजी जो है, हमारे यहाँ पे एक चीज़ होता है कि मेहनत कम करो और फ़ौरन रिजल्ट्स मिल जाएं। बिल्कुल। ये जो कम मेहनत और फ़ौरन रिजल्ट्स का जो चक्कर होता है, उस चक्कर में आप कंसिस्टेंट एटीट्यूड को भूल जाते हो कि जहाँ पर आपने चाहे कुछ भी है, सही है, गलत है, जैसा भी रिजल्ट आ रहा है, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। आप जितना देखें, एक पत्थर भी, चट्टान भी तब टूटती है जब एक बहुत अरसे तक उसको पानी का प्रेशर पड़ता है, तो वो भी रेजा होकर पत्थर हो जाती है, लेकिन वो ओवर द नाइट नहीं होता। कंसिस्टेंट एटीट्यूड, रिजल्ट्स को भूल जाएं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल। आपने अपनी मेहनत करते जाओ, कभी ना कभी, किसी ना किसी दिन आपकी वो एक दिन की मेहनत भी जाया नहीं जाएगी। बिल्कुल, मेहनत हमेशा रंग लाती है। मेहनत हमेशा रंग लाती है। कि मैं एग्जांपल दूं, जैसे फिटनेस में हमारे पास जैसे वेट लॉस के होते हैं क्लाइंट्स होते हैं, अगर उसका 40 kg ओवर वेट है, 35 kg ओवर वेट वो बंदा है, तो हमारे पास वो ये माइंडसेट लेकर आते हैं कि 2 महीने में 40 किलो वजन कम हो जाए। अब आपका जब विजन ही ठीक नहीं, जब आपका टारगेट ही ठीक नहीं, जब आपका गोल ही ठीक नहीं, तो रिजल्ट नहीं मिलता। मुस्तकिल मिजाजी के साथ में आपका क्लियर विजन और क्लियर गोल का होना भी बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि ये 40 किलो कम हो सकता है। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो 2 महीने में कम हो जाए। शायद आपको 1 साल भी लग जाए, हो सकता है आपको 1.5 साल भी लग जाए, लेकिन 1.5 साल तक मुस्तकिल मिजाजी के साथ बिल्कुल आपने तमाम वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो आपका ट्रेनर, जो आपका कोच आपको बता रहा है। अब वहाँ पर ट्रेनर कोच का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉलो करने वाले का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों का अपना अपना किरदार है, दोनों का अपना अपना किरदार है, बिकॉज ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, दोनों मिलकर कुछ करेंगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सेम इज द केस विद स्टूडेंट्स, जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, अब सिर्फ बच्चा तो नहीं पढ़ेगा, पढ़ाने वाले का भी रोल है। लेकिन पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला जब दोनों का कंसिस्टेंट एटीट्यूड होगा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, तो मार्क्स अच्छे आएंगे। सो मेरे ख्याल से जल्दबाजी और रॉन्ग कट हमेशा शॉर्टकट होता है वो हमेशा रॉन्ग कट होते हैं। तो आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ में वक्त भी लगाना है। किसी भी गोल को हासिल करने के लिए इंतजार करें, सब्र करें, हिम्मत रखें, फौरन ओवर द नाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना करें, बिकॉज उस सूरत में सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलती है। जब आपका गोल क्लियर नहीं होता,
आप जल्दी जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, आप एक दिन में आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आप कहते हैं कि बस 1 साल में मैं करोड़पति हो जाऊं, इसके जो ना वो रिजल्ट हासिल कर लूं, अचीवमेंट हासिल कर लूं। तो आपने वक्त के साथ में मुस्तकिल मिजाजी के साथ में अपने बिजनेस को रन करना है। और मेरे ख्याल से ये तमाम, चाहे ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, कोई स्टूडेंट हो, कोई मेल हो जिन्होंने कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया, हर पहलू पे, हर एंगल पे मुस्तकिल मिजाजी, सब्र और वक्त बहुत से रिजल्ट्स खुद ब खुद दिखा देता है। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो हमें हमारे गोल सेट करने होंगे और अगर गोल्स हमने सेट कर लिए तो उनको अचीव करने के लिए मुस्तकिल मिजाजी की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है और हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी बात महरीन आपने की कि हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर देते हैं। अगर कोई भी काम स्टार्ट किया, उसको स्टार्ट किए हुए 1 महीना, 2 महीने, 6 माह या 1 साल गुजरता है तो हम फ़ौरन से बेचैन हो जाते हैं कि हमें इसके अब अच्छे रिजल्ट्स भी चाहिए, हमें कामयाबी भी चाहिए, इतना टाइम हो गया हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें कोई अचीवमेंट हासिल नहीं हो रही। तो आप मेहनत करते जाएं, मुस्तकिल मिजाजी को अपनाते हुए, एट द एंड, एट टाइम पे आपको कहीं ना कहीं जो है वो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर देर हो रही है तो यकीनन कोई बेहतरी ही आपके लिए होगी, कोई बेहतर वक्त ही आपका इंतज़ार कर रहा होगा, कोई बेहतर कामयाबी ही आपका इंतज़ार कर रही होती है। तो कोशिश करें कि अपनी मेहनत जारी रखें, अपना 100% देते रहें, कामयाबी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। हमाद, आप क्या समझते हैं? मेरी ने एक बहुत अच्छी बात की कि लोग जल्दबाजी बहुत करते हैं, यानी कि काम किए हुए 6 महीने, साल गुजरता है, हम रिज़ल्ट के इंतज़ार में बेचैन हो जाते हैं कि इतना टाइम हो गया, हम काम कर रहे हैं, हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो ये लोगों के अंदर बेचैनी क्यों आ जाती है, जल्दबाजी क्यों आ जाती है? मुस्तकिल मिजाजी के साथ वो क्यों सब्र नहीं करते हैं कि काम तो कर रहे हैं तो रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह मिलेंगे? इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मेरी नज़र में है कि प्रेशर है सोसाइटी का भी और आपकी फैमिली का भी। बिलखसूस से प्रेशर जो है आपकी सोसाइटी का और आपकी फैमिली का नौजवान नस्ल के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है कि वो लोगों को ये है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अब अगर हमने ज़िंदगी के अंदर कुछ करना है तो बहुत जल्दी जल्दी करना है। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो किसी दूसरे को देख के उससे बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, किसी दूसरे को देख के आपने इंप्रेस इस वजह से नहीं होना। इसकी मिसाल भी मैं ऐसे ही दूंगा कि अगर आपने एक बंदे को देखा है कि वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा है, जी, और आपने अपना एक माइंड सेट कर लिया है तो बड़ा नमाजी परहेजगार आदमी है या बंदा है, और फिर आप उसी बेस के ऊपर उससे आने वाले टाइम के अंदर कोई लेन देन करते हैं तो वो उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, तो आप फ़ौरन से फिर अपना डिसीजन चेंज करते हैं कि यार ये तो बड़ा 2 नंबर आदमी है, इसने धोखा दे दिया है। ठीक है, अब हालांकि आपने सिर्फ वो मस्जिद में एक बार जाते हुए देखा है, आपने उसको बार बार नमाज पढ़ते हुए या कुछ अच्छा काम करते हुए नहीं देखा, लेकिन आपने पहले अपना माइंडसेट एकदम से बना लिया कि बहुत अच्छा आदमी है, फिर जब आपकी उम्मीद के ऊपर पूरा नहीं उतरा तो आपने फ़ौरन से अपना माइंडसेट चेंज कर दिया। बाज़ लोग जो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत जल्दी कुछ अचीव कर लेते हैं, मैं उसको लक का नाम दूंगा, वो खुशकिस्मत लोग, खुशकिस्मती हो सकती है, लेकिन सारे लोग खुशकिस्मत नहीं होते। कुछ लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके अपना वो रिजल्ट या अपना टारगेट वो अचीव करते हैं जो वो अचीव करना चाह रहे होते हैं। तो लिहाजा किसी की देखा देखी जो है वो अपने आप को नुकसान ना पहुँचाएं, अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें, और उसके साथ साथ आपके जो टीचर्स हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनसे आप सीखें ज़रूर कि वो लाइफ में यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ आज की नौजवान नस्ल की अगर बात की जाए तो उनके जहन में इस तरह है कि सिर्फ जो आपकी रिस्पेक्ट है या कोई भी चीज़ है वो आप पैसे के साथ या सियासत के साथ जो है ना वो आप कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। और उनके जहन में होता है कि फॉर एग्जाम्पल मिसाल देंगे चीफ आर्मी स्टाफ या कोई भी बड़ा आदमी है, ये पैदा ही इस तरह हुए थे, लेकिन उसके पीछे उसके स्ट्रगल को नहीं देखते, कहाँ से की है, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, उनके क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या हर्डल्स उन्होंने फेस किए हैं, तब वो आज आके इस पोजीशन के ऊपर पहुँचे हैं। तो अगर आपने उनकी तरह बनना है तो पहले आप उनकी लाइफ को स्टडी करें, बिल्कुल उनकी हिस्ट्री जाने कि कहाँ से उन्होंने मेहनत स्टार्ट की, कहाँ से स्टार्ट किया है, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो स्कूल कैसे जाते थे। अभी इवन कि हमारे अपने पेरेंट्स या हमारे जो फोर फादर्स हैं बताते हैं कि हम कितने किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाया करते थे। जी जी, ठीक है, अगर एक बच्चा अगर आज कहे कि मैं अभी 2 साल 3 साल स्कूल के और मैं मैट्रिक कर लूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे उसके लिए आपको 10 साल अपने पूरे देने पड़ेंगे, तब इंतजार करना पड़ेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी देखा होगा कि जब आप 8th क्लास में या 9th क्लास में पहुँचते हैं तब आपके फैमिली वाले भी, आपके दोस्त बाप भी, आपके सीनियर लोग भी आपको कहते हैं कि ये साल वो है तो तुम्हारे पिछले 10 साल की मेहनत का निचोड़ होगा, तो लिहाजा आप तुम मेहनत करो। मतलब पहले आप अपने आप को आपने अपने 8 साल दिए अपनी स्टडीज़ को, आप उस चीज़ के लिए तैयार हुए, अब आपने अपना वो रिजल्ट सारा अचीव
करना है जो आपकी पिछले 8-10 साल की मेहनत रही बिल्कुल, है। जो आप स्टडी हासिल कर रहे थे, जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, अब वो वक्त है कि आप अपने उस मेहनत का फल हासिल करें। लेकिन हर काम में वक्त लगता है, हर जो काम है वो टाइम मांगता है। जल्दबाजी हमें नहीं करनी चाहिए, अपनी मेहनत जो है वो जारी रखनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। आकाश, नौजवान नस्ल की बात की जाए, हमारी नौजवान नस्ल जैसे वो काम स्टार्ट करती है, वो अपनी मेहनत का फ़ौरन से रिगार्ड चाहते हैं, फ़ौरन से फल जो है वो उसका हासिल करना चाहते हैं। तो नौजवान नस्ल की रहनुमाई कैसे की जाए, काउंसलिंग कैसे की जाए कि आप अपने जो काम है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ और मेहनत के साथ जारी रखें, फल ज़रूर मिलेगा। अच्छा देखिए महविश, पहले तो ये है कि कुछ लोग यूथ के अंदर भी मुस्तकिल मिजाज के ना चीते होते हैं। वो इतने मुस्तकिल मिजाज होते हैं कि वो कहते हैं कि बस हमने ये चीज़ सोच ली है, हमने फ़लाना काम करना है तो हमने वहाँ पहुँच जाना है, किताबें पढ़ लेंगे, रट्टे लगा लेंगे और बैठे रहेंगे। जी जी। तो आप जितना मर्जी जो है बैठे रहें, मुस्तकिल मिजाज हो जाएं, और उसके साथ अगर आप मेहनत ना करें तो वो कभी भी आप चीज़ अचीव नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जब तक आप उस चीज़ की नेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप ग्राउंड में नहीं उतरेंगे, आप पसीना नहीं बहाएंगे, आप उसके ऊपर रिहर्सल नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप एंकर बनना चाहती हैं, कोई भी फीमेल बनना चाहती है और वो घर में बैठ जाए, वो कहे कि जी मैंने बनना ही बनना है, बस अल्लाह ने मुझे बनाना ही बनाना है। ठीक है, अच्छी बात है, मुस्तकिल मिजाज है, लेकिन उसके साथ उसकी स्टडी ना करे, उसकी रिहर्सल ना करे, ठीक है, उसके बाद मार्केट में ना निकले, लोगों को अप्रोच ना करे, तो ये कभी भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकता। तो इसी तरह यूथ में बड़े सारे बच्चे ऐसे हैं जो चीते तो हैं लेकिन मेहनत करने को तैयार नहीं है। अच्छा, जो मेहनत करते हैं उनको मेहनत करने से लगता ही है कि आज हमने ये चीज़ की है तो कल जो है ना वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अक्सर वो लोग आते हैं जॉब के लिए, सीवीज आती हैं, सारी चीज़ें ना, तो अगर पूछे कि जी बड़ी मेहनत की है सर, बड़ी जगह पे सीवी दी है लेकिन नहीं हो रहा है, कितनी जगह पे दी, 4 जगह पे सीवी दी हुई है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो वो उसको 4-5 जगह पे ये काम करने को, तो इसको स्ट्रगल कहते हैं, इसको मेहनत कहते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं अल्लाह के यहाँ जो है मेहनत इन्वेस्टमेंट है। मैं हमेशा से ये बात कहता हूँ कि अगर आप मेहनती शख्स हैं, चाहे वो मेल है या फीमेल है, आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत सेव कर लेते हैं। अगर आपको उसका अजर आज नहीं मिल रहा है, उसका फल आपको आज ही मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपको 2 महीने के बाद मिले, 1 साल के बाद मिले, 5 साल के बाद मिले, मिलेगा ज़रूर। मुझे भी मिला है और आपको भी ज़रूर मिलेगा। आपका काम ये है कि आपने चलते रहना है और मेहनत करते रहना है। अगर आप रुक जाएंगे तो आप जल जाएंगे, सड़ जाएंगे। आपने देखा कभी वो पानी जो रुका हुआ होता है, छप्पड़ बन जाता है, उसके अंदर स्मेल हो जाती है, कितना वो ख़राब हो जाता है, और चलते पानी में से कैसी खुशबू आती है, और वो आप उससे जो है कुछ भी कर लें, पी लें, साफ़ सुथरा। तो आपने चलते रहना है, ज़िंदगी में रुकना नहीं है। जहाँ पे आप रुक जाएंगे, जहाँ पे आप ठहर जाएंगे, वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। आप देखिए ना, बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनका क्या होता है कि जब वो रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के साथ ही उनको एक हार्ट अटैक आता है, बीपी शुगर शूट करता है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या है कि उनसे उनका विजन चेंज जाता है। उनकी सारी ज़िंदगी जो टीचर से सिखाया होता है वही होता है कि सर फेंक के आपने जॉब करनी है, महीने के बाद पहली तारीख का इंतज़ार करना है, पूछना जाके सैलरी आई है नहीं आई है, वो ली है, और घर के मामला चलाने और ख़त्म हो जाना है। जब तक आपके पास एक ख्वाब नहीं होगा, आपके पास एक विजन नहीं होगा, आपके पास एक टारगेट नहीं होगा, तो आप हेल्दी भी नहीं रह सकेंगे। आपको हेल्दी रहने के लिए भी, एक्टिव रहने के लिए भी आपको एक ख्वाब चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही एक्टिव रहना है, अगर आपने ख़ुद को एक्टिव रखना है, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी, तो उसके लिए भी आपका विजन होना बहुत ज़रूरी है। आपके कोई गोल्स होने चाहिए कि हाँ ये मेरे गोल्स हैं, इसको मैंने अचीव करना है और हर हाल में मैंने इस पे अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखनी है। आज नहीं तो कल इसका सिला मुझे ज़रूर मिलेगा। तो हमारे अंदर जो जल्दबाजी पाई जाती है, हर चीज़ का हम फ़ौरन से रिज़ल्ट चाहते हैं, हर चीज़ को फ़ौरन से हम कामयाब होना चाहते हैं। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो अप्स डाउन उसमें आते रहते हैं, क्योंकि कारोबार में नफ़ा नुकसान दोनों कारोबार का हिस्सा है। ज़िंदगी में खुशी गम आता रहता है, ये भी हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं। तो हमें इससे लड़ना आना चाहिए, इसका सामना करना आना चाहिए, बर्दाश्त हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जो भी कारोबार आप स्टार्ट करने जा रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, सोसाइटी के अंदर जिस तरह भी सर्वाइव कर रहे हो, उसमें आपकी मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अहमियत के हामिल है। तो कोशिश करें अपनी नौजवान नस्ल को भी अवेयर किया जाए, और इसमें हमारी तालीम और तरबियत का क्या किरदार है, हमारी तालीम और तरबियत के ज़रिए कैसे नौजवान नस्ल के अंदर, हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके अंदर मुस्तकिल मिजाजी पैदा की जा सकती है, मेहनत की तरफ उनको लाया जा सकता है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन बढ़ने के ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है कि मामलाते ज़िंदगी के अंदर मुस्तकिल मिजाजी कितनी ज़रूरी है और इसके साथ साथ मेहनत की क्या अहमियत है, क्या वैल्यू है और किस तरह हम अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी जो है वो पैदा कर सकते हैं। अपनी नौजवान नस्ल को कैसे मुस्तकिल मिजाजी पे ला सकते हैं, उनके अंदर मेहनत का जज्बा जो है वो पैदा किया जा सकता है। मेरी आपकी तरह बढ़ेंगे, नौजवान नस्ल की बात हुई, उसमें उनको अवेयर करने की बात हुई, तो इसमें सबसे पहला किरदार हमारे वालिदैन की अगर बात कर ली जाए, तरबियत की बात कर ली जाए, तो वालिदैन का क्या किरदार है, वो कैसे अपने बच्चों की तरबियत करे कि उनके अंदर बचपन से ही मुस्तकिल मिजाजी जो है वो पैदा हो जाए और मेहनत की लगन भी पैदा हो। फरमाइएगा। ये मेरे ख्याल से एक आजकल के पेरेंटिंग अगर चैलेंज आप देखें तो बहुत ज़्यादा फॉर पेरेंट्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपने बच्चे को कंट्रोल करें या उसको सिखाएं, उसको समझाएं। बिकॉज अगेन वही बात है कि सोशल प्रेशर एंड पीयर ग्रुप का इतना ज़्यादा बर्डन है। फॉर एग्जांपल आप एक यूनिवर्सिटी की लड़की की बात करती हैं जी, अगर 10 लड़कियां हैं या 15 लड़कियां हैं तो वो एक इन्वायरमेंट ऐसा बन जाता है। अब वो बच्ची अपने पेरेंट्स से ये डिमांड करेगी कि मुझे हेयर कट भी करवाना है, मुझे पार्लर भी जाना है, या कोई और जो अब जैसे यंग जनरेशन की जो होती हैं चीज़ें, वो डिमांड बहुत सारी वो चीज़ें डिमांड होती हैं जो कि पेरेंट्स के टाइम पर वो चीज़ें नहीं होती थी। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अब मुझे फ्रेंड्स के साथ में मूवी देखने जाना है। अब हम जब हमारे वक्त में मूवीज के लिए इस तरह से जाना या वो चीज़ें एक फैमिली गेट टुगेदर नहीं समझी जाती थी। बट आजकल अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे फैमिली सिनेमाज हैं जहाँ पर फैमिलीज बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में और अपनी ही पाकिस्तानी मूवीज बहुत अच्छे टॉपिक्स पे होती हैं, वो देख सकते हैं। लेकिन जनरेशन गैप, एक जनरेशन में वो चीज़ अलाउड नहीं थी या इतनी अच्छी नहीं समझी जाती थी, अब की जनरेशन में वो चीज़ क्वाइट नॉर्मल हो गई है। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो अब भी उस चीज़ को माइंड करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट अगेन सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, अब वो बच्ची डिमांड करेगी या वो ये चीज़ कहेगी कि भाई मेरी फ्रेंड्स गई थी या हमारी पिकनिक है, हमारा ट्रिप जा रहा है मरी, इस्लामाबाद या लाहौर, तो आप मुझे अलाउड करें, पेरेंट्स नहीं कर रहे। वहाँ पर जनरेशन गैप तो डेफिनेटली है, सोशल प्रेशर भी है, पीयर प्रेशर भी है। लेकिन अगेन वही चीज़ है कि अगर आप बचपन से ही अपने बच्चे को राइट एंड रॉन्ग या लिमिटेशन सिखा दें, आप उसको समझा दें कि गुजरते वक्त के साथ साथ में चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, तो वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी फैमिली स्टैंडर्ड्स, हमारी फैमिली नॉर्म्स, हमारे मजहब और माशरे की लिमिटेशंस के अंदर रहकर क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। तो वहाँ पर अगर आप अपने बच्चे को राइट एंड रॉन्ग का बताएंगे तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट इतना बुरा नहीं होगा। अब मैंने बहुत सारी ऐसी भी फैमिलीज देखी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर, अंडर प्रेशर जब पेरेंट्स रखते हैं बच्चे को, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की जाती है, तो वहाँ पर भी मामलात एक्सपेक्टेशन के मुनाफी जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। वो उस तरह से नहीं हो रहा होता ओवर रिस्ट्रिक्शन में। बट अगेन पेरेंट्स के लिए बहुत एक चैलेंजिंग है इस सिचुएशन को कंट्रोल करना। एंड अगेन वो वालिदैन जिनकी तरबियत एक कदीम ज़माने की तरह हुई है, वो कैसे मौजूदा दौर के बच्चों की तरबियत बेहतर तरीके से कर सकते हैं मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए इसमें अब पेरेंट्स का दूसरे पेरेंट्स के साथ मशवरा करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल तो हमारे पास वक्त ही नहीं है कि हम अपने काम से निकल के दूसरे के साथ कोई मशवरा कर सकें। और यही चीज़ हमने पॉजिटिविटी लेकर आनी है। देखो बहुत सारी चीज़ें अब पहले, अब हम कहें मोबाइल फ़ोन, एक वक्त था मोबाइल फ़ोन नहीं था, अब मोबाइल फ़ोन है। केबल पहले नहीं थी, अब केबल आ गई। अब बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन हो गई हैं, एप्स बिल्कुल कॉमन हो गई हैं, टिकटॉक बिल्कुल ऐसे कॉमन हो गया जैसे कभी नहीं था। लेकिन टिकटॉक को पॉजिटिव यूज़ करने वाले भी हैं, टिकटॉक को नेगेटिव यूज़ करने वाले भी हैं। अब आपने अपने बच्चों को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं कर देना कि आपने तो स्मार्टफोन रखना ही नहीं है। अगर सब क्लास फेलोज के पास, अब आप देखिए आजकल तो एजुकेशन ही ऑनलाइन हो गई है, तो आप किस तरह से अपने बच्चे को ये कह सकते हैं कि आप स्मार्टफोन ना रखें? आप स्मार्टफोन रखें, लेकिन उसके साथ में आप उनको बताएं कि कौन सी ऐप्स आप लोड कर सकते हैं, कौन सी नहीं लोड कर सकते, और फिर किन ऐप्स में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। सो पेरेंट्स का खुद भी, पेरेंट्स की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है कि वो खुद भी उस चीज़ को देखें। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे को सब कुछ दे देते हैं और वो देखते ही नहीं कि बच्चा कर क्या रहा है, वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं करते, कोई आई नहीं रखते। सो बच्चे पे नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। और बच्चा घर से सीखता है, वालिदैन से सीखता है, जो उसके घर में वालिदैन कर रहे होते हैं वही बच्चा उस चीज़ों को अडॉप्ट करता है। जो लेटेस्ट एडवांसमेंट हो रही है, जिस तरह से हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, तो उस तरह से पेरेंट्स को भी उन चीज़ों को पता होना चाहिए कि वक्त के साथ साथ क्या चीज़ें हैं। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी ना करें और बहुत ज़्यादा लीन भी ना छोड़ें बच्चे को, कि बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है और आपको खुद उन चीज़ों का पता हो।
और अगेन वही चीज़ है कि बच्चे को सही और गलत का फ़र्क बताएं और कुछ डिसीजन उसको भी करने दें। सही और गलत, सही और गलत पे खुद भी डिसीजन करे। अगर आप अपने 17-18 साल के बेटे को भी अपने डिसीजन पे चलाएंगे तो यकीनन आपको उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप उसको भी डिसीजन लेने दें कि वो अपना अच्छा बुरा खुद भी सोचे, कुछ अपनी मनवा लें, कुछ उनकी मान लें, एंड कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठें, उनको क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ कोई पिकनिक पे निकले, कभी ड्राइव पे निकले, उनसे आप पूछें कि आपके फ्रेंड्स कौन हैं, कैसे हैं। कभी आप उनके कुछ ऐसे मैंने पेरेंट्स देखे हैं जब उनके बच्चे किसी के घर जाते हैं तो वो भी जाते हैं, तो वो अपने बच्चे के फ्रेंड्स के पेरेंट्स से वो भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। बिल्कुल, बिकॉज वो उस तरह से देखना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ जाता है, किसके साथ उठता है, बैठता है, मिलता है, इसकी गैदरिंग कैसी है। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी ना करें बच्चों को, और बहुत ज्यादा उनको आप बिल्कुल खुली छूट भी ना दें। एग्जैक्टली, इसमें वालिदैन का बहुत अहम किरदार है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखे। और जहाँ हम मुस्तकिल मिजाजी की बात करते हैं, मेहनत की बात करते हैं, तो हमारे बच्चे घर से सीखना शुरू करते हैं, घर से उनकी जो तरबियत का अमल है वो स्टार्ट होता है। तो कोशिश करें कि आप अपने घर का माहौल ऐसा रखें, अपने जो आपकी तरबियत है, जो आपके काम है, जो आपकी नेचर है, उसके अंदर भी मुस्तकिल मिजाजी हो, ताकि आपके बच्चे आपके कामों को अडॉप्ट करें, आपकी नेचर को अडॉप्ट करते हुए सोसाइटी में अपने जो मेहनत है वो जारी रखें, अपने काम जो है वो बेहतर तरीके से सर अंजाम दें। कल को हम अपने बच्चों को ब्लेम करें, इससे बेहतर है कि अपने घर के इन्वायरमेंट को हम बेहतर बना लें और अपने घर के माहौल के अंदर मुस्तकिल मिजाजी जो है वो पैदा कर दें। हम आपकी तरह बढ़ेंगे, नौजवान नस्ल के साथ साथ स्टूडेंट को हम टारगेट कर लें, तो स्टूडेंट के लिए कितना ज़रूरी है कि वो मुस्तकिल मिजाज होकर अपनी मेहनत जारी रखे, क्योंकि स्टूडेंट्स के मामले में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं सामने जिसमें वो नफ्सियाती मरीज़ हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं अपनी स्टडी को लेकर, उसमें मुस्तकिल मिजाजी नहीं रख पाते या मेहनत नहीं करते हैं। फरमाइएगा। भी जहाँ तक आपने स्टूडेंट्स की बात की है, मेरे नज़दीक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हर स्टूडेंट अपनी तरफ से कोशिश करता है कि मैं बेस्ट का बेस्ट दूँ। इवन कि वो स्टूडेंट भी, उसका भी दिल करता है कि मेरी पोजीशन अच्छी है, मैं भी फर्स्ट आऊँ, जो बिल्कुल पढ़ता भी नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि वो किसी से पीछे रह जाए। लेकिन बिना पढ़े आप कैसे अच्छी पोजीशन ले सकते हैं? मिजाजी की आपने बात की है, उसकी रीज़न ये है कि जब वालिदैन प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर, टीचर्स प्रेशर डालते हैं बच्चों के ऊपर कि आपने इतने नंबर अचीव करने हैं या ये आपका टारगेट है, ये आपने अचीव करना है। जी। तो वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए घंटों घंटों किताब खोल के बैठे रहते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो उसको क्वालिटी टाइम नहीं देते उस बुक को, उस रीडिंग को, अपने उस काम को, उस एक्सरसाइज को जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। सही। वो सिर्फ घड़ी को देखते रहते हैं कि हमने 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पढ़ लिया है, या मैं टीचर या मेरी अम्मी मुझे बिठा गई थी कि तुम्हें 1 घंटे से पहले नहीं उठना। जी। तो वो 1 घंटा बस वो गुजारने के चक्कर में होते हैं कि 1 घंटा गुजार लें, लेकिन चीज़ों को समझते नहीं है। अगर आप उनको 5 या 10 मिनट दें और उनको कहें कि इसको 5 या 10 मिनट लगा के तुम एहतियात के साथ इस तरह से याद करो कि कल तुम्हें ये पेपर के अंदर बिल्कुल एज इट इज़ याद हो, तो आप देखें कि वो बच्चा उन 5-10 मिनट के अंदर वो बेहतर रिजल्ट देगा जो शायद वो 2 घंटे के अंदर भी ना दे सके। एग्जैक्टली। तो ये मुस्तकिल मिजाजी है, ये उसको बेहतर जो मेरे नज़दीक है, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको उनकी मदद सिखा सकती हैं घर पे, और क्लास के अंदर ऑफ कोर्स टीचर सिखा सकते हैं। बिल्कुल। और ये चीज़ जो अब जिसका कहते भी हैं कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है, तो बहुत सारी चीज़ छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी मदर से या फादर से सीखते हैं। बिल्कुल, वही उम्र होती है उनकी चीज़ सीखने की, और जो उन्होंने तब अडॉप्ट कर लिया वही आगे चलती जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने देखा होगा कि बाज़ जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को उनके टाइम के साथ साथ ना उनके प्रोफेशन चेंज करते रहते हैं। बिल्कुल। 5th क्लास तक हुआ तो कहेंगे डॉक्टर बनेगा, 8th तक पहुंचेगा तो इंजीनियर बन जाता है, मैट्रिक तक आता है टाइम के साथ साथ उनके सपने भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर पेरेंट्स खुद भी फोकस होकर मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने बच्चे को एक टारगेट कोई चीज़ दे दें कि आपने कल को ये बनना है, हमने अपने बच्चे को या बच्ची को ये बनाना है, और हमने फलां काम या फलां स्टेप्स इसके लिए करने हैं, हमें इसके ऊपर टाइम लगेगा लेकिन हम अचीव कर लेंगे। आपने देखा होगा कि डॉक्टर के बच्चे मोस्टली डॉक्टर ही होते हैं, ऐसे, ठीक है, जो एडवोकेट्स होते हैं उनके बच्चे एडवोकेट ही बनते हैं। तो अगर आप उनको बेसिकली पता होता है कि हमने अपने बच्चों को किस ट्रैक के ऊपर लेके जाना है, इसलिए वो बच्चे अचीव भी कर लेते हैं और उनका नाम भी, और सक्सेस होती है, बहुत करीब होती है। बिल्कुल, क्योंकि उनके बहुत पेरेंट्स जो है वो आज ज़्यादा मेहनत आपकी कर चुके होते हैं। और इससे मुझे एक वाक़या याद आ गया, कहते हैं कि एक गाँव था, तो वहाँ पर एक मेहनत खान थे, वो कुछ 100 साल के करीब थे, और वो उनको जब अपने घर जाना पड़ता था तो एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ को क्रॉस करके ना उसको पहले चढ़ते थे, फिर दूसरी तरफ उतरते थे, फिर जाके अपने घर पहुंचते थे। सही। तो एक दिन सोचा कि क्यों ना इस पहाड़ को रास्ते से हटा दिया जाए, ताकि हमारे जो आने जाने का रास्ता है ये हमारे लिए आसान हो जाए। तो उन्होंने अपने बच्चों से बात की, तो उनकी बेगम कहने लगी कि तुम कैसे करोगे, तुम्हारी तो 100 साल उम्र है, तुम खुद ठीक से चल भी नहीं सकते हो। सही। तो उन्होंने जब अपने 3 बेटों से और 4 पोतों से बात की, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपके साथ तैयार हैं, हम कल को ये पहाड़ तोड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने इस पहाड़ को जब तोड़ना शुरू किया तो उनके बिल्कुल घर के साथ एक बेवा खातून और एक
बेटा भी रहता था उस बेवा खातून का, वो भी उनके साथ शामिल हो गए। कल को अगर ये पहाड़ टूट गया तो हमारे लिए भी आसानी पैदा हो जाएगी। बिल्कुल। वो रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर उस पहाड़ को तोड़ने की कोशिश करते रहे। और फिर एक दिन उनके गांव के अंदर थे दानिश साहब, जो पूरे गांव को दानिशमंदी की बातें या अक्लमंदी की बातें बताया करते थे। जी। तो उन्होंने बुला लिया मेहनत खान साहब को। उन्होंने कहा कि तुम ये जो काम कर रहे हो, तुम तो ये काम नहीं कर सकते हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों ज़ाया कर रहे हो, तुम्हारी थोड़ी बहुत रह गई है। तो उसने कहा कि मैं आज ये मेहनत कर रहा हूँ, मैंने एक इससे पहले ही बात हो चुकी विजन की। जी। मैंने अपने बच्चों को और अपने इलाके को एक विजन दे दी है कि अगर इस पहाड़ को हमने रस्से से हटा दिया तो आपकी आने वाली ज़िंदगी आसान हो सकती है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में अगर जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चे इस ख्वाब को पूरा करेंगे। जब वो पूरा नहीं कर सकेंगे तो फिर मेरे पोते इस ख्वाब को पूरा करेंगे। और इस तरह करते 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 जो मेरा ख़ानदान है या मेरी बरादरी है ये इस ख्वाब को पूरा करती रहेगी। और जो वक्त गुजरता जाएगा पहाड़ छोटा होता जाएगा और हमारे जो वसाइल हैं वो बढ़ते जाएंगे और हमारे टारगेट अचीव करना आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो किसी भी काम को अचीव करने के लिए आपको फौरन से नहीं मिल जाता, आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। अगर आपने किसी को ख्वाब दे दी है तो फिर उसकी ताबीर भी आसान हो जाती है। एग्जैक्टली। अगर ख्वाब दे दिए तो ताबीर को आसान बनाने के लिए उसमें आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेहनत रंग लाती है, जैसे कि बार बार आपको कहा जा रहा है कि हर मेहनत जो है वो वक्त मांगती है। ये आपकी खुशकिस्मती होती है कि आपको फ़ौरन से जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो आपको अचीवमेंट मिल जाती है, कामयाबी मिल जाती है, मस्बत रिज़ल्ट जो है वो सामने आ जाते हैं। लेकिन हर दफ़ा आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे सकती। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको अल्लाह पाक आज़मा रहा हो। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक बहुत कुछ देकर भी आज़माता है और बहुत कुछ लेकर भी आज़माता है। तो जहाँ हमें वो कामयाबी देता है, हो सकता है वहीं पे कहीं थोड़ी सी नाकामी वो हमें दे के हमें आज़माना चाह रहा हो कि ये बंदा कितना मुस्तकिल मिजाजी के साथ चल सकता है, कितना सब्र कर सकता है और कितनी अपनी मेहनत जो है वो जारी रखेगा इस सब्र के साथ, इस तवक्कल के साथ कि अल्लाह पाक ने अगर मुझे यहाँ तक वो मुझे लेकर आया है तो आगे भी मुझे कामयाबियाँ देगा। तो कोशिश करें कि अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें, मुस्तकिल मिजाजी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और अपनी सोसाइटी के अंदर भी मस्बत असरात जो है वो पैदा करने की कोशिश किया करें। अपने इर्द गिर्द के लोगों को गाइड करने की कोशिश किया करें कि आप अपने लहजे में, अपनी ज़िंदगी में, अपने मामलाती ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी पैदा करें और मेहनत से काम करने की कोशिश करें। मेहनत जो है वो हमेशा रंग लाती है। आकाश, आपकी तरफ बढ़ेंगे, टीचर्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मामलाती ज़िंदगी के अंदर हमारे टीचर्स का क्या किरदार है कि वो हमारी तरबियत कैसे करे कि हमारे रोज़मर्रा के कामों के अंदर मामलाती ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी जो है वो पैदा हो सके और मेहनत करने की जो एक लगन है वो हमारे अंदर पैदा हो। देखिए महविश, टीचर्स की जहाँ तक बात रही तो अगर आप हकीकत में उसको देखें तो आपके वालिदैन के बाद अगर आपका कोई रोल मॉडल होता है या आपका हीरो होता है तो वो आपके टीचर्स होते हैं। आपको भी अपनी कोई ना कोई टीचर याद होंगी, हम तीनों को अपने टीचर्स याद होंगे जिन्होंने हमारी तालीम और तरबियत की। तो टीचर्स का क्वालिफाई होना, टीचर्स का विजन वाला होना, टीचर्स का सीखा हुआ होना, ये बहुत ज़रूरी है। और किसी बंदे को ऐसा टीचर मिल जाए तो अल्लाह ताला की उसके ऊपर ख़ास करम नवाजी है कि अच्छे टीचर का आपको मिल जाना, मैं समझता हूँ किसी नेमत से आपके लिए कम नहीं है। इशू ये है कि अगर हम स्टडी की बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ टीचर्स की तरफ से आपके टाइम में और वालिदैन की तरफ से एक नंबर की रेस है। आपने नंबर लेने, आपने डिग्री लेनी है, आपने नंबर लेने, आपने डिग्री लेनी। प्रैक्टिकल लाइफ की जो एक तरबियत है वो खत्म हो चुकी है। रेशो देखें तो 18,000 जो है इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर से 13,000 बेरोज़गार रहते हैं, 6,000 को नौकरीज मिलती हैं। अगर आप जो है बिज़नेस वालों की डिग्री से देखें तो 4.25 लाख लोग जो हैं वो निकलते हैं। लेकिन हमें एक ही बात सिखाई जा रही है कि आपने जॉब करनी है, आपने जॉब करनी है, आपने जॉब करनी है, आपने जॉब करनी है। ये चीज़ हमारे जहन में बिठाई जा रही है। जॉब है क्या? किसी की मुलाजमत करनी है, किसी के यहाँ जाके आपने नौकर बनना है। उसी चीज़ को हम लेकर और उसके पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, आप इस चीज़ को ये करके देखें कि आज का जो टाइम है, एक पढ़ा लिखा इंसान, उसकी जो रेशो है 30,000 रुपये से उसकी सैलरी शुरू होती है। अगर 30,000 रुपये किसी की सैलरी हो तो उसका बड़ा लक होता है, वो कहता है कि जी मेरा बड़ा लक है। और बहुत कोई काबिल बंदा है तो वो 50,000 तक चला जाएगा। ये रेशो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप रियलिटी देखें, हकीकत देखें, यूथ क्यों डिप्रेशन में जा रही है, क्यों टेंशन में है, तो अच्छी जगह पे अगर आप रहते हैं, एक एवरेज जगह पे, तो 30,000 रुपये उस घर का किराया, अगर आपका अपना घर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल, अभी सर्दियों में लोगों के 20-20 हज़ार रुपये गैस के बिल आ रहे होंगे, सारी चीज़ें मिला के आपके जो एक्सपेंस है वो 1 लाख रुपए के करीब है। जब आपकी सैलरी 30,000 रुपये और 1 लाख रुपए आपके एक्सपेंस है तो आप उसको कैसे पूरा करेंगे? कैसे मैनेज? मुझे बताएं कि अगर आपके बच्चे घर में भूखे हैं, आपके बच्चों के पास दूध नहीं है, आपकी वालदा भूखी हैं, तो उस डिग्री का आपने अचार डालना है।
और ये चीज़ हमें सिखाई जाती है, नहीं बिजनेस नहीं करना है, कोई छोटा काम नहीं करना है, कोई ठिया नहीं लगाना है, किसी काम में नहीं जाना है, पैसे इस तरह से नहीं कमाने भाई, आपने वो कॉलर जॉब करनी है, आपकी रिस्पेक्ट है, आपके पास डिग्री है, आपके पास नंबर है, आपने ये नहीं करना है। माँ घर में भूखी है, बेशक भूखी रहे, बीवी किसी के सामने हाथ फैला रही है, बेशक फैलाए, लेकिन आपने मेहनत नहीं करनी है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिस्टम, हमारे टीचर्स बच्चों को मेहनत करना सिखाएं, उनको कोई कंपनीज बनाना सिखाएं, उनको कोई प्रोडक्शन की तरफ लेके आएं कि जी आप निकलें, कोई एक बंदा निकल के ऐसा अदारा बनाए जिसके अंदर 50 बंदों को जॉब मिले। आप देखिए, आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर एक पढ़े लिखे बंदे को साथ बुलाएं तो वो आपको सबसे पहले पूछेगा कि जी आप पैसे मुझे कितने देंगे। वो ये नहीं देखेगा कि मुझे सीखने का चांस मिल रहा है, मुझे यहाँ से एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इस बंदे का 20 साल का एक्सपीरियंस है, ये मुझे सिखा देगा। वो उसका सबसे पहली चीज़ होगी कि पैसे मुझे कितने दोगे। आप यूथ में से किसी को भी उठा लें, आप कहें कि जी 50,000 रुपये आपको मिल रहा है, फलाना काम है, जिस काम की शायद उसको स्पेलिंग भी ना आती हो, वो कहेगा जी मैं कर मुझे अल्लाह का वास्ता आप वहाँ पे लगवा दें। ऐसे तो रीज़न ये है कि हमें पता भी नहीं है कि हमने करना क्या है, हम डिग्री किस चीज़ में ले रहे हैं, हमारा टैलेंट किस चीज़ में, हम किस चीज़ को कर सकते हैं, वो डिग्री इधर ले रहे हैं, जाना उधर है, और मार्केट में निकल के नौकरी हम किसी और की ढूंढ रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जी हमें ये, क्योंकि हमें खुद की पहचान नहीं है, हमें खुद की पहचान नहीं है। तो ये चीज़ कैसे होगी? एक तो वालिदैन से मैं कहूँगा कि आपसे रिक्वेस्ट करके कहूँगा, जो वालिदैन देख रहे हैं, कि अपने बच्चों को सबसे पहले देखें कि उनके अंदर टैलेंट क्या है, उनके अंदर स्किल क्या है, उस स्किल को ज़रूर प्रमोट करें। अगर हम तीनों में से किसी के नंबर अच्छे हैं तो हमें ये लाइट यहाँ के स्टूडियो की ठीक करनी पड़ जाए तो हम नहीं कर सकते, वो नंबर हमारे यहाँ पे काम नहीं आएंगे। हमें कैमरा ऑपरेट करना पड़ जाए तो हम उसका फोकस नहीं कर सकते, हमें नहीं पता है, हमारे पास स्किल नहीं है, वो नंबर हमारे वहाँ पे आके जीरो हो गए। मसला ये है कि आप लोगों को मेजरमेंट कैसे करते हैं, हम लोगों का करेक्टर कैसे देखते हैं, किस स्केल से करते हैं। अगर महरीन की बात करूँ, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, उनको आप कैमरे पे भेज दें, वो कैमरा ऑपरेट नहीं कर सकेंगी। अब मैंने किया क्या कि मैं कैमरे पे खड़ा करके स्केल से उनको कर रहा हूँ, ये तो बंदी जीरो है, इसको कुछ नहीं आता। हाँ, अगर आप इनसे फिटनेस पे बात करें, उनकी जो एजुकेशन है आप उसके ऊपर बात करें, आप उसको देखें। हम लोगों की मेयरमेंट ही गलत कर रहे हैं, हम लोगों को मेयर ही गलत जज कर रहे हैं। तो खुदारा इन चीज़ों को चेंज करें, ये नंबर और डिग्रियों के कंसेप्ट में से बाहर निकलें, कोई बिजनेस की तरफ आएँ, कोई लोगों का दिल बड़ा करें। मैं हमेशा से कहता हूँ, एक सैलरी वाले बंदे का दिल कितना बड़ा हो सकता है, जो पहली तरीके के इंतजार में होता है, ठीक है। तो टीचर्स को लेकर आए, ऐसे लोगों को जो प्रैक्टिकल हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, वो स्कूल्स में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, यूनिवर्सिटी में जाएं, वो लेक्चर दें, वो बताएं कि भाई ऐसे होता है, आप जब कुछ नहीं हो तो लोग आपको धिक्कार देंगे, जब आपके पास कुछ आ जाएगा, जो आपके दुश्मन थे वो आपके दोस्त बन जाएंगे, जो दोस्त थे वो दुश्मन बन जाएंगे। यही हकीकत है, यही रियलिटी है। ये आपको किताबों में और सफ़ों में नहीं मिल सकती। ये आप जिस बंदे का एक्सपीरियंस है, जिसने ज़िंदगी से सीखा हुआ, ये वही आपको सिखा सकता है। बिल्कुल, हमेशा कोशिश करें कि जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो हमने काम सर अंजाम देने हैं, जो चीज़ें हमें प्रैक्टिकल लाइफ में काम आनी है, उनको सीखने की, उनको हमारे टीचर्स को चाहिए कि वो चीज़ें हमारे नौजवान नस्ल को सिखाएं। हमने डिग्री ले लेनी है, बहुत ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो हमने ले लेने हैं, ये हमारे किसी काम नहीं आने। कोई भी इंसान अपनी डिग्री गले में लेके नहीं घूमता, उसके जो इखलाक हैं वो सामने आते हैं, जो उसने स्ट्रगल की हुई होती है, जो काम उसका नज़र आ रहा होगा, वो लोग देखेंगे। आपकी डिग्री को कोई भी जज नहीं करेगा। तो इसलिए हमारे वालिदैन के साथ साथ हमारे टीचर्स की भी ये बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ के लिए उनको तैयार करें कि आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले वक्त में उन्होंने जो काम सर अंजाम देने हैं उसके लिए उनको तैयार किया जाए, ना कि उनको जो डिग्री हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं, जिनका कोई मायने ही नहीं होगा, वो डिग्रियां हासिल करने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा है कि आपने इतने मार्क्स लेने हैं, आपने इतने ग्रेड्स लेने हैं, आपने ये डिग्री हासिल करनी है, आपने फ़लाँ कोर्स करना है, बस कुछ भी हो जाए उसके लिए आपने जो है वो मेहनत करते रहना। तो डिग्री जिसका कोई आपको फ़ायदा ही नहीं है, आप उसके पीछे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आप उस काम की तरफ मेहनत करें, उस कारोबार को जो है वो टाइम दें जिससे आपको रिगार्ड मिलना है, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, जिससे आपकी आने वाली नस्ल जो है वो संवर सकती है, जिससे आपकी सोसाइटी को फ़ायदा हो सकता है, जिससे आपके मुल्क को फ़ायदा हो। आप उन कामों की तरफ जो है वो जाएं, उन कामों की तरफ अपने आप को लगाएं, उन कामों में मेहनत करें और मुस्तकिल मिजाजी जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। क्योंकि जब आप मुस्तकिल मिजाजी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और मेहनत जारी रखते हैं तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है। अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन बढ़ने ब्रेक की जानिब देखते रहें सच सवेरा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरे में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस मौजू पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि मामलाते ज़िंदगी में मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत ज़रूरी, कोई शक नहीं कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, अपनी मेहनत जो है वो स्टार्ट रखनी चाहिए और अपने कारोबार के अंदर मुस्तकिल मिजाजी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुस्तकिल मिजाजी के साथ साथ मेहनत के साथ साथ अपने गोल सेट कर लें जिनको अचीव करना चाहिए। और जो भी आपके गोल हो, जो भी आप काम सर अंजाम देना चाहते हैं, उसकी मुकम्मल प्लानिंग भी होनी चाहिए और आपकी तमाम मामलाते ज़िंदगी के अंदर मुस्तकिल मिजाजी को अपना लें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो बढ़ते अपने आज के दूसरे मौजू की जानिब के कुदरती वसाइल का मस्बत इस्तेमाल और हिफाजत सबकी ज़िम्मेदारी। पाकिस्तान हमारा मुल्क, हम सब जो हैं कुदरती वसाइल से माला माल हैं, लेकिन वो कुदरती वसाइल कौन से हैं जिनका एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए, आम आदमी के इल्म में भी होने चाहिए वो कुदरती वसाइल। इस पे बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक दफ़ा फिर से उनका तारुफ करवाती चलो जी। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमाद मलिक, उनके साथ तशरीफ़ फरमा जी शयान आकाश अहमद और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है महरीन बिलाल। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हुआ है। महरीन, दूसरे मौजू का आगाज़ हम आपसे करते हैं। कुदरती वसाइल की बात की जा रही है, पहले तो बताएं कि वो कुदरती वसाइल हैं कौन कौन से? महविश, कुदरती वसाइल जो हर इंसान को पैदा होते साथ ही ज़रूरत हैं, जैसे हवा है, पानी है, खुराक है, ये हमारे वो कुदरती नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि पैदा होते साथ ही एक बच्चे को ज़रूरत हैं। और हवा, पानी, सांस मरते दम तक हमें चाहिए। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा जो एक जो रिसोर्स हमारे पास अल्लाह ने दिया है हर इंडिविजुअल को, वो ज़िंदगी बज़ाते खुद है। बिल्कुल, जो आपके पास ज़िंदगी है, आपके हाथ में आप जी रहे हैं, यह आपका सबसे बड़ा। और आपका जिस्म, एक सेहतमंद जिस्म, ज़िंदगी और फिर सेहतमंद जिस्म। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो जिंदा तो हैं लेकिन उनको सेहतमंद जिस्म नहीं, उनकी सेहत में उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर आपको अल्लाह मियाँ ने ज़िंदगी भी दी हुई है और सेहतमंद जिस्म दिया है, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल, ये आपकी सबसे बड़ी आपका रिसोर्स है। अब एक बंदे के अपने हाथ में है कि वो अपनी सोच को, अपने जिस्म को, अपने वक्त भी एक रिसोर्स है, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल करता है। एक स्टूडेंट जो सुबह नमाज के टाइम उठा, उसने तिलावत की, उसके बाद कोई वॉक वगैरह की, जिम गया, एक्सरसाइज की, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसके बाद अपना कोई स्टडीज़ कर रहा है और जल्दी सो जाता है, तो उसने अपने वक्त को ज़्यादा बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ किया, अपने जिस्म को, अपनी सोच को, अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ किया बनिस्बत उस स्टूडेंट के जो उठा ही 12:30-1 बजे और उसके बाद उसने आराम से एक हैवी किस्म का जो है लेविश किस्म का ब्रेकफास्ट किया, पराठे, अंडे और लेविश किस्म का ब्रेकफास्ट, और उसके बाद टीवी देखा या अपना स्मार्टफोन यूज़ किया या कोई एक्टिविटी नहीं की, और फिर वो लेट नाइट सोया, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा और बाकी टाइम पे उसने कोई मूवीज़ शूवीज़ देखी और लेट नाइट सोया। सो किस स्टूडेंट की एक्टिविटी जो थी वो हम कहेंगे कि हेल्दी थी, किसकी एक्टिविटी प्रोडक्टिव थी, कौन सा स्टूडेंट अपने वक्त को, अपने जिस्म को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पे यूटिलाइज करा था? यकीनन पहला वाला। और उसके ही मार्क्स अच्छे आएंगे, वो ही अपनी ज़िंदगी में जो है तो बेहतर तौर पे। अच्छा, हम अगर कहते हैं हम मार्क्स की दौड़ से निकल जाते हैं, एटलीस्ट वो इतना प्रोडक्टिव होगा, वो अपनी फिटनेस का भी ध्यान रख रहा है, वो अपने वक्त का भी ध्यान दे रहा है, अपने फ्रेंड्स अच्छे बना रहे, तो यकीनन वो अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव करेगा, तो पॉजिटिव ही अचीव करेगा, क्योंकि वो लाइफ को मैनेज करके चल रहा है। और बनिस्बत जो दूसरा स्टूडेंट था जो अपने वक्त को ज़ाया कर रहा था, अपने जिस्म को ज़ाया कर रहा था, ना अपनी डाइट का ख्याल रख रहा था, ना अपनी नींद का ख्याल रख रहा था, वो एक नेगेटिव ट्रैक पे है, तो यकीनन उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है, बिकॉज हम वो बात नहीं करें कि वो सोने का चम्मच लेके पैदा होने वाला बच्चा, हम उस स्ट्रगलिंग बाप के स्ट्रगलिंग बेटे की बात कर रहे हैं जिसने स्ट्रगल करके कुछ बनना है। बिल्कुल, ठीक है। बिल गेट भी एक रेस्टोरेंट में गया और उसने टिप दी, तो उसने टिप कम दी बनिस्बत अपनी बेटी के। जब उसकी बेटी उस रेस्टोरेंट में आके टिप देती थी तो वो ज्यादा देती थी। तो वेटर ने पूछा कि आपकी बेटी आपसे ज्यादा टिप देती है, तो बिल गेट ने कहा क्योंकि वो मेरी बेटी है और मैं बिल्कुल, वो एक अमीर बाप की बेटी है, वो एक अमीर बाप की बेटी है और मैं वो बंदा हूँ जो बना हूँ। बिल्कुल, तो यकीनन अपने वक्त की, अपने पैसे की, उसको ज्यादा जो है वो कदर है। तो अगर आपने स्टूडेंट्स ने अगर कुछ बनना है तो स्ट्रगल करनी है, विदाउट स्ट्रगल आप कुछ भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। और अगर आप एग्जांपल्स देखें उन लोगों की जो स्ट्रगल के बाद कुछ बने हैं,
तो वो यकीनन जो है वो स्मूथ लाइफ गुजार के नहीं आए होंगे। बिल्कुल, तो उन्होंने बहुत टफ टाइम देखा होगा और फिर कुछ बने होंगे। तो इसलिए जो भी हमारे पास कुदरती वसाइल हो उनकी कदर करनी चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए और मस्बत तरीके से उनका इस्तेमाल भी ज़रूरी है कि कुदरती वसाइल हमारे पास अगर मौजूद हैं तो मस्बत इस्तेमाल किया जाए और उसके साथ साथ हिफाजत भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हम आपकी तरफ बढ़ते हैं, आप क्या रोशनी डालते हैं कि कुदरती वसाइल का मस्बत इस्तेमाल कैसे किया जाए और उनकी हिफाजत जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो कैसे की जा सकती है? रोशनी मैं हम बचपन से ही अपनी बुक्स के अंदर पढ़ते भी आ रहे हैं और सुनते भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कुदरती वसाइल से माला माल है। लेकिन इसके साथ साथ बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर कुदरती वसाइल की अगर बात करें तो हमारे पास गैस है, कोयला है, नमक है और इस तरह की बहुत सारी और चीज़ें, पानी भी है, हमारा अपना गंदम हमारी अपनी है। बिल्कुल। और लेकिन तमाम चीज़ों के साथ साथ इसकी हिफाजत कैसे करनी है और उनको इस्तेमाल कैसे करना है ये बहुत कम बताया जाता है। अगर पानी की बात करें तो अभी रिसेंटली कोविड का टाइम बल्कि गुजर भी रहा है और काफ़ी सारा गुजर भी चुका है, तो आपने जगह जगह पढ़ा होगा कि 20 सेकंड तक अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद लोगों को बताना पड़ गया, जब सबसे पहले वाले प्रोग्राम में आया था आपके, मैंने स्पेशली बताया कि जब आप 20 सेकंड के लिए हाथ धो रहे हो तो खुदारा अपने टैब को बंद कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आज अगर आप कोरोना से लड़े हैं तो कल आपको पानी से लड़ना पड़े। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि सुबह टीथ ब्रश कर रहे हैं तो टैब ओपन है लेकिन वो टीथ ब्रश कर रहे हैं, बिल्कुल वो पानी खुला इस्तेमाल करते हैं, खुला छोड़ देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरत ये है कि अब ये वो चीज़ें हैं जो आपको गवर्नमेंट ने नहीं बतानी, बिल्कुल आपको टीचर्स नहीं बतानी, ये तो आपकी जो ग्रूमिंग है, जो ट्रेनिंग है, वो तो आपकी छोटी छोटी चीज़ों की आपके घर पे हो सकती है। ये तो रोज़मर्रा के काम है, रोज़मर्रा के काम है। लेकिन अगर वालिदैन इसके ऊपर सख्ती करेंगे तब जाके छोटे बच्चे या आपकी औलाद जो है वो उसके ऊपर अमल करेगी। बिल्कुल। अगर आप इसके साथ साथ देखें कि जब अगर गैस की बात की जाए तो एक टाइम ये आया था कि हर गली मोहल्ले के अंदर इवन के गैस स्टेशन ओपन हो गए थे। अगर गवर्नमेंट ने उस टाइम को प्लानिंग की होती कि 2 या 4 किलोमीटर के अंदर एक गैस स्टेशन होगा शायद गैस का बुरान भी इस तरह से ना होता। और आपने देखा कि वो इंडस्ट्री जिस तरह से पीक पे गई थी उसी तरह वो 8 से 10 साल के अंदर वो सारी की सारी फ्लॉप होगी, वापस आ गई सब। और इसी तरह अगर आप बात करें कि अभी जो सर्विस स्टेशन हैं आपके, जबकि बाकी मुल्कों के अंदर होता है जो आपका गंदा पानी होता है उसको रिफाइन करके उससे आपकी कार वॉश होती है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे साफ पानी के साथ साथ आपका पानी ज़ाया होता है, बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी आपको नौजवान नस्ल को बताने की ज़रूरत है और बाकी लोगों को पता होना चाहिए कि इन कुदरती वसाइल को बचाना कैसे है और उनकी हिफाजत कैसे करनी है। अगर जब आप अपने पिकनिक स्पॉट्स पर जाते हैं तो आप जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं ऐसे, बिलखसूस अपने दरियाओं के अंदर। अभी आप कराची चले जाए बीच के ऊपर तो वहाँ पे बेतहाशा गंद है, बिल्कुल ऐसी साहिल समंदर गंदा पड़ा हुआ होता है। ये हम नहीं किया, ये हमारी जिम्मेदारी कि उसको साफ रखें, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये वो मैं उससे पहले कह चुका हूँ, ये वो चीज़ें कि अब हमें वो बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, कि आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, आपने इशारा नहीं तोड़ना, आपने गंद जो है वो कूड़ेदान के अंदर डालना है। ये अगर काम अभी तक हम ही सिखा रहे हैं 70-72 सालों से कौम को, तो हमने बाकी मुल्कों का मुकाबला हम कैसे करेंगे? बिल्कुल। हम तरक्की याफ्ता ममालिक एग्ज़ाम्पल्स देते हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं, तो तरक्की याफ्ता इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने वसाइल की कदर करते हैं, अहमियत उनकी जो है वो समझते हैं और उनकी हिफाजत करना भी जानते हैं। तो पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क जहाँ पे कुदरती वसाइल बेशुमार हैं, हम लोग कुदरती वसाइल से माला माल हैं, तो ये छोटे छोटे काम हमने सर अंजाम देने होते हैं। अपनी जो पानी उसको वेस्ट ना करें, अपनी आबो हवा को साफ़ सुथरा रखें, कूड़ा करकट जो है वो हम ना फेंकें, कचरा ना फैलाएं। देखें सफाई निस्फ ईमान है, दीन इस्लाम में भी कहा गया है, तो क्यों हम साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखते? ये कुदरती वसाइल अल्लाह पाक की जानिब से दी हुए ये खूबसूरत सी नेमत है, रहमत है, तो क्यों हम इनकी हिफाजत नहीं कर पाते? क्यों हम अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको नहीं समझ पाते? ये छोटी छोटी तरबियत हमारी घर से, हमारी फैमिली से स्टार्ट होती है। तो हमारी फैमिली को भी चाहिए कि वो हमारे बच्चों के, हमारे नौजवान नस्ल की ऐसी तरबियत करें कि आगे बढ़ के उनको ये चीज़ें बतानी ना पड़े, उनको गाइड ना करना पड़े, उन्हें खुद ही अंदाज़ा हो कि मैं जिस मुल्क के अंदर, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, वहाँ पर मेरी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, मैंने क्या खिदमात वहाँ पर सर अंजाम देने हैं, और जिन कुदरती वसाइल के साथ हम इस मुल्क में कामयाब हैं, तरक्की याफ्ता हैं, उनकी हिफाजत मैंने कैसे करनी है और कैसे अपनी जिम्मेदारियों को मैं समझकर दूसरों को भी अवेयर कर सकता हूँ। आकाश, आप क्या रोशनी डालते हैं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कुदरती वसाइल के मस्बत इस्तेमाल के लिहाज से? देखिए, जिस तरह से बात हुई, हमारे ने बताया कि इतनी सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के पास, जिसके अंदर जंगलात हैं, आपके समंदर हैं, दरिया हैं, कोयला है, सोना है, कॉपर है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, और अल्लाह ताला ने एक हमें कंप्लीट पैकेज दिया है। बेशक मैं समझता हूँ कि शायद ये दुनिया में किसी के पास नहीं है, किसी मुल्क के पास नहीं है कि हर तरह की चीज़ जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल।
अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर आप अपने घर की बात करें ना, तो अपने रूम को हम बड़ा साफ रखते हैं, अपने घर को बड़ा साफ रखते हैं, लेकिन हम कचरा निकाल के अपने दरवाजे के आगे फेंक देते हैं या दूसरे के दरवाजे के आगे फेंक देते हैं। तो ये मुल्क भी हमारा घर है। आप देखिए फैसल मस्जिद चले जाएं, आप और किसी जगह पे चले जाएं, वहाँ पे लोग वो खाते हैं पीते हैं और वहीं पे वो गंद करते हैं। अब जो अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें दी हैं, नेमतें दी हैं, जैसे हम दरख्त काटे जा रहे हैं शहर के अंदर, बाकंडी इस्लामाबाद में देखेंगे किस तरह से स्पीड से वो दरख्त गए थे। अभी वो एक कंपेन चली, तो अल्लाह का शुक्र है कि फिर लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आई। अभी देखें कि दरख्त जो है, फिटनेस एक्सपर्ट आपके साथ नहीं बताएंगे कितना वो ऑक्सीजन के लिए आपके लिए ज़रूरी है, फिटनेस के हवाले से आपके लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो हम गंदगी करते जा रहे हैं। उससे होता है क्या कि आप बाहर निकलें तो आप देखें कि कितना धुआं, मट्टी, कचरा, ये सारी चीज़ें। होगा क्या कि जब आप सफाई रखेंगे, दरख्तों का ख्याल करेंगे, अपने पानी का ख्याल करेंगे, जंगलात का ख्याल करेंगे, तो लोग आपके मुल्क को पसंद करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे हम एक सिटी के अंदर बैठ के दूसरी सिटी को कह रहे हैं, जैसे उन्होंने कराची की बात की कि कराची के अंदर गंदगी है, तो हम सिटी के अंदर बैठ के दूसरी सिटी की खुद बुराई कर रहे हैं, क्योंकि वो है, वो चीज़ हमें नज़र आ रही है। तो क्यों ना हम ऐसे हो जाएं कि लोग यहाँ पे विजिट करना चाहें, यहाँ पे आना चाहें, वो कहेंगे जी वहाँ पे पाकिस्तान का वो फलाना जंगल जो है ना वो बड़ा खूबसूरत है, वहाँ तो उसको विजिट वहाँ का दरिया जो है ना वो फलाना वो बड़ा अच्छा है, वहाँ जाके करते हैं। तो हम इन चीज़ों को जब साफ रखेंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे। जब आपकी तारीफ होगी तो सिर्फ किसी अकेले बंदे की नहीं, पूरे पाकिस्तान की तारीफ होगी, हमारे घर की तारीफ होगी। हम प्राउडली कहेंगे कि जी हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। ठीक है, अब कराची के अंदर जो लोग रहते हैं, कराची की गंदगी का सबको पता है कि किस तरह से सारी चीज़ें, वो बेचारे जब बताते हैं तो लोग वो पहले कहते हैं यहाँ पे आप देखें जो पंजाब के जो गे भी नहीं है वो ये कहेंगे बड़ा गंदा है वहाँ पे। वाकई में हकीकत है कि सारी चीज़ें, तो जब हम इसको करेंगे तो लोग आपकी तारीफ करना शुरू करेंगे, आपके लोगों के मौके ज़्यादा होंगे घूमने फिरने के, और बिजनेस भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ये है कि सफाई निफ्स-ए-ईमान है, आप जो है उस चीज़ के ऊपर वो करें, आप अपने दीन के ऊपर भी चलेंगे, और यही चीज़ है बच्चों को डिसिप्लिन सिखाएं। अपने दिन का आगाज़, आप हम बात करते हैं कि हमने इन चीज़ों को ठीक कैसे करना है, मुस्बित इस्तेमाल जो है दूसरा हमारा जो टॉपिक है, हमने वो कैसे करना है कि आपका दिन का आगाज़ जो है ना, सबसे पहले तो आप जब उठें तो अपना बिस्तर ठीक कर लें। ये आपके दिन का ना एक सबसे पहला एक पॉजिटिव आपका जो है ना वो रोल हो गया कि आप उठे, आपने अपना बिस्तर ठीक कर लिया, आपने अपनी माँ का या अपनी बीवी का इंतजार नहीं किया कि जी वो आएगी तो ठीक करेंगे, आपने एक जो है अपना रोल अदा कर दिया। इसी तरह से बाहर निकलें, गाड़ी के अंदर हम बच्चों को सिखाएं कि कचरा ना बाहर फेंकें, और वो सिखाना सिर्फ नहीं है, आपने करके दिखाना, प्रैक्टिकल करके दिखाना। बच्चे जो हैं वो आपको देखकर सीखते हैं, आप खुद वो करना। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले ये चीज़ें ना करें तो आप खुद उन चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू करें। महीने 2 महीने के अंदर आपका जो है वो घर पूरा उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देगा। तो ये किस्म की तबलीग है, ये हमें करने की ज़रूरत है और ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर कोई वो नहीं है कि आप जो है बड़े वो फ़ख्र से कहते हैं कि जी रात के अंधेरे में जाके हमने कहीं कचरा फेंक दिया, हमें कोई देख नहीं रहा। अल्लाह तो देख रहा है कि आप अपने घर को गंदा कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को गंदा कर रहे हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से परहेज़ करें, जो है प्रॉपर डस्टबिन बने हुए ये चीज़ें हैं उनको यूटिलाइज़ करें, लोगों को सफाई की कंपेन करें, अपनी गली को साफ़ करना शुरू करें, अपने मोहल्ले को साफ़ करना शुरू करें। एक दिन आएगा इंशाल्लाह हमारा मुल्क जो है साफ़ हो जाएगा, कोई शक नहीं। और जैसे आकाश ने बात की कि जगह जगह पे डस्टबिन बने हुए होते हैं, जो आप कचरा अपने घर के बाहर फेंक रहे, 4 कदम पे चल के जाके आप उस डस्टबिन में कचरा फेंक सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर के साथ साथ अपनी गली को साफ़ रखें, अपने मोहल्ले को साफ़ करें, और इसके साथ साथ इसी तरह हमारी सोसाइटी साफ़ सुथरी होती जाएगी और हमारा जो मुल्क है वो भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि कुदरती वसाइल का हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल के साथ साथ हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं जिनको हम प्रॉपर तरीके से अदा करें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने समझने के साथ साथ अपने बच्चों को भी गाइड करें, अपने बच्चों की भी रहनुमाई की जाए कि कैसे आपने इन कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करना है। मस्बत इस्तेमाल को मद्देनज़र रखते हुए अपने आपकी कौन कौन सी जिम्मेदारी है जिसको आपने सर अंजाम देना है, तो अपनी नौजवान नस्ल को अवेयर कैसे किया जा सकता है, उनकी रहनुमाई कैसे की जा सकती है। आकाश ने जैसे बात की, बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि जहाँ हम अपने घर को साफ़ रखते हैं, कचरे को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, वहाँ 4 कदम पे डस्टबिन भी बनी होती है, तो उस कचरे को हम डस्टबिन में भी डाल सकते हैं। अपने घर के साथ साथ अपनी गली को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, अपने मोहल्ले को साफ़ सुथरा बना सकते हैं, और इसी तरह एक टाइम आएगा कि हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क जो है वो भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। और ये हम सब की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को समझने में, इस जिम्मेदारी का एहसास करवाने में हमारी फैमिली का बहुत अहम किरदार होता है, हमारी फैमिली का बहुत अहम रोल होता है कि वो हमारी नौजवान नस्ल की तरबियत इस तरह करे कि वो अपने ज़िम्मेदारियों से बाखूबी वाकिफ़ हो, उनको पता हो कि हम घर से बाहर जा रहे हैं तो हमने कौन कौन से काम है, कौन
कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं जो हमने सर अंजाम देनी है। महरीन, आपकी तरफ बढ़ेंगे। पाकिस्तान हमारा कुदरती वसाइल से माला माल है, कोई शक नहीं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं हो रहा, हम कदर नहीं कर पा रहे, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ नहीं पा रहे। तो कैसे हमारे अंदर ये अवेयरनेस आएगी, कैसे हमारी काउंसलिंग होगी, हमारी नौजवान नस्ल की काउंसलिंग की जाए, हमारे बड़ों की रहनुमाई की जाए कि वो हमारे बच्चों को समझा सकें कि जो कुदरती वसाइल जैसी एक नेमत से आप माला माल हैं, उसकी ज़िम्मेदारी जो है, उसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी, उसको समझ सकें। मैं समझती हूँ कि एहसास जो है ना वो है। मेजॉरिटी लोगों को ये पता है कि घर को साफ़ रखना है, गली मोहल्ले को साफ़ रखना है, अपने शहर को साफ़ रखना है, लेकिन फॉलो नहीं करते। मेजॉरिटी, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 50-60 लाख की गाड़ी तो ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन जब वो चलती सड़क से केले का छिलका बाहर फेंक देंगे, वो बहुत महंगे फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाएंगे और उसके बाद जब निकलेंगे तो वही मिल्क शेक का जो बॉक्स है वो सड़क पे फेंक देंगे। इसका मतलब ये कि इस चीज़ का ताल्लुक एहसास से और तालीम से या पैसे से या रिसोर्सेज से ज़्यादा है। मैं ये समझती हूँ कि इस मामले में थोड़ी बहुत गवर्नमेंट लेवल पे सख्ती करने की भी ज़रूरत है। सही, यही हमारे लोग जब बाहर मुल्क जाते हैं तो वहाँ पर कूड़ा करकट नहीं फैलाते, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ कूड़ा करकट फैलाएंगे तो हम पे स्ट्रिक्ट फाइन होगा। एग्जैक्टली। लेकिन वो पाकिस्तान में वही काम करते हैं बिकॉज फाइन नहीं हो रहा। जब इस्लामाबाद में बहुत स्ट्रिक्टनेस है कि आपने ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट बांधनी है, तो आपको ऑलमोस्ट हर गाड़ी में सीट बेल्ट वाले ही ड्राइवर नजर आएंगे। बिल्कुल। लेकिन यही गाड़ी जब रावलपिंडी पहुंचती है तो सीट बेल्ट खोल दिए जाते हैं बिकॉज रावलपिंडी में वो रूल जो है वो नहीं है। हालांकि ये ट्विन सिटीज हैं, हम ट्विन सिटीज में रह रहे हैं और बहुत प्रैक्टिकली ये चीज मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि ऐसा होता है। अब ड्राइवर को पता तो है कि इस्लामाबाद में सीट बेल्ट में बांध रहा था, तो उसका रीजन क्या था, वहाँ स्ट्रिक्ट फाइन थे, तो वहाँ पर पहुँचते साथ ही उसने देखा कि अच्छा जी पुलिस खड़ी है तो फौरन आपने मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना, स्ट्रिक्टनेस है, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते। नंबर प्लेट्स की स्ट्रिक्टनेस है, यहाँ पर फॉलो करेंगे, लेकिन दूसरे शहरों में जाएंगे तो आप लीनियंट हो जाते हैं बिकॉज वहाँ पर वो स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितनी इस्लामाबाद में है। बिल्कुल। सो आई थिंक स्ट्रिक्ट फाइन्स लगाना और इस चीज़ पे सख्ती करना, जो हमने कैंपेन की बात की, कैंपेन के अलावा अपने ही एरियाज़ में इस चीज़ की स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि वो लोग जो अपने घर के बाहर कूड़ा करकट फेंक देते हैं उन पर भी कोई फाइन होना चाहिए। वो लोग जो चलती गाड़ी से चीज़ें फेंक देते हैं उनको भी कैमरे में आने चाहिए कि किसने ये चीज़ की है। वो तमाम चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो यूरोप में हो रही हैं। वहाँ पर जो है आप जो चीज़ें अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखने के लिए फॉलो करते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर भी होने चाहिए। जब कोविड आया मीडिया पे लोगों को हर जगह कहा गया कि मास्क पहने, हर एक को पता था कि मास्क पहनने में मेरी अपनी सिक्योरिटी है, लेकिन आप बहुत कम लोगों को देखते थे जो मास्क पहनते थे। ऐसे उसी इस्लामाबाद में जब ये लॉ पास हुआ कि आपने पब्लिक प्लेस पे मास्क पहनना है, अदरवाइज आपको फाइन होगा, तो आपको ज्यादा लोगों को देखने में आया कि उन्होंने मास्क पहनने शुरू किया और एकदम से जो कोविड का ग्राफ था वो गिर गया। बिल्कुल। सो इसमें मैं समझती हूँ कि किसी हद तक लोगों को सख्ती करने की भी जरूरत है। टोटली जो है वो छोड़ नहीं देना चाहिए, थोड़े से इसमें लॉ होने चाहिए, कुछ इसमें सख्ती होनी चाहिए, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए कि ये आपकी एसओपीज हैं। मुल्क को साफ रखने की क्या एसओपी है, शहर को गली मोहल्ले को साफ रखने की क्या एसओपी है, रोड्स को साफ रखने की क्या एसओपी है। सो आप 100% नहीं, लेकिन बेहतरी यकीनन बिल्कुल बेहतरी के लिए हमें कुछ एसओपीज को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कुदरती वसाइल की हिफाजत हमारी ही जिम्मेदारी है। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बट एक ब्रेक की जानिब हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सच सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले बात की जा रही है कुदरती वसाइल के मस्बत इस्तेमाल के हवाले से और इसमें हमारी क्या ज़िम्मेदारी है। कोई शक नहीं कि कुदरती वसाइल का जहाँ हम मस्बत इस्तेमाल करना जानते हैं वहाँ पे हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी बनती हैं कि हम उन कुदरती वसाइल का ख्याल रखें। मस्बत इस्तेमाल के साथ साथ अपने कामों को, अपने ज़िम्मेदारियों का भी हमें एहसास होना चाहिए और हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे बड़ों के अंदर भी ये एहसास होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी
जिम्मेदारियाँ हैं और सोसाइटी के अंदर हमने किस तरह सर्वाइव करना है। हमाद, आपकी तरफ बढ़ेंगे। कुदरती वसाइल की मस्बत इस्तेमाल की जहाँ बात की जा रही है, तो एक आम आदमी कैसे समझ सकता है कि मैंने कुदरती वसाइल का मस्बत इस्तेमाल कैसे करना है? आम आदमी को बताने के लिए मैं सबसे पहले भी पानी की बात की है, अगर उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ तो उसकी छोटी सी मिसाल इस तरह से है कि जिस तरह हर आदमी अपने वॉशरूम में जब अपने वॉशरूम के अंदर जब वो अपना फ्लश का टैंक यूज़ करता है तो उसके ऊपर एक एस्टिमेटेड जो वाटर होता है वो तकरीबन 2 लीटर आपका पानी जो है वो ज़ाया होता है। तो अगर आप उसके अंदर 250 ml की या 500 ml की एक पानी की बोतल आप अपनी भर के रख दें तो एक तो उससे होगा कि जो आपका 2 लीटर का वाटर है वो तकरीबन कोई 1-1.5 लीटर के ऊपर आ जाएगा। तो आप आधा लीटर पानी जो है वो एक टाइम में सेव कर सकते हैं। अगर आप इसका एस्टिमेशन लगाएं तो एटलीस्ट आप 8 से 10 लीटर पानी रोज़ जो है वो सेव कर सकते हैं इस छोटी सी चीज़ की वजह से। जैसे मैंने पहले भी पानी के टैप की बात की है कि जब भी आप अपना हाथ मुँह धो रहे हो तो जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप उस टैप को बंद कर दें। इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि अगर आप अपनी गाड़ी वगैरह वॉश करते हैं तो भी आप हफ्ते में या महीने में 1 या 2 दफ़ा करें, उससे भी पानी को बचाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि कुदरती वसाइल की अगर बात कर रहे हैं जिस हम, तो इसमें भी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह अभी आप देखें कि छोटी सी इसकी मिसाल ये है कि कुछ टाइम पहले तक पाकिस्तान के अंदर लोगों को ये नहीं पता था कि पिंक सॉल्ट जो है वो पाकिस्तान की कुदरती वसाइल में से एक वसाइल है। हमारा जो मुल्क है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कुदरती वसाइल हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवेयरनेस की आप बात कर रहे थे, तो पिंक सॉल्ट के अगर हवाले से बात की जाए तो आप देखेंगे पूरी दुनिया के अंदर जो है हमारा पिंक सॉल्ट जो है वो सेल आउट होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर लोगों को उसका पता ही नहीं था। जब उसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च हुई, सोशल मीडिया के ऊपर उसका पॉजिटिव इमेज बिल्ड किया गया कि जो प्रोडक्ट है पाकिस्तान की है, तो लोगों को फिर उसके बारे में पता चला। लोगों ने कहा कि ये पिंक सॉल्ट जो है जो हम इंडिया को सेल कर रहे हैं, जो हमारा मुखालिफ और दुश्मन मुल्क भी है, उसको हमने ये नहीं देना, इसकी सेल हम अपने पाकिस्तान के अंदर करेंगे। तो भी आपको छोटी से छोटी दुकान के अंदर वो पिंक सॉल्ट जो है वो नज़र आता है। बिल्कुल। और इवन के जो बाहर की कंट्रीज हैं, यूरोप वगैरह, वहाँ पे प्राउडली लिखा होता है कि मेड इन पाकिस्तान। इसके साथ साथ अगर बात करें बनस्पति चावल की, उसके ऊपर अगर बात करें तो वो भी रिसेंटली भी तकरीबन 1-1.5 माह पहले पाकिस्तान ने जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसके ऊपर केस विन किया है, जिसको इंडिया क्लेम करता था कि बनस्पति चावल जो है वो इंडिया की प्रोडक्ट है। सही। लेकिन वो भी पाकिस्तान ने केस विन किया है और पूरी दुनिया के अंदर वो भी मेड इन पाकिस्तान के नाम से सेल होता है। तो ये वो चीज़ें जो आपने अवेयरनेस भी लोगों को देनी है कि इन चीज़ों की कदर भी करें और इन चीज़ों को साथ साथ प्रमोट भी करें। एग्जैक्टली, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे लोगों को अवेयर किया जाए, उनको गाइड किया जाए, ऐसी कैंपेन्स लॉन्च की जाए जिससे वो कुदरती वसाइल से आगाह हो सके, उनके मस्बत जो इस्तेमाल है वो भी जानते हो। आकाश, कैसे हम अपने लोगों को अवेयर कर सकते हैं, कैसी कैंपेन्स जो हैं वो लॉन्च की जाएँ कि हमारे जो लोग हैं वो अवेयर हो जाएँ कुदरती वसाइल से, उनके इस्तेमाल से, उनके मस्बत इस्तेमाल के साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी भी पहचानना शुरू कर दे, तो कैसे उनको अवेयर किया जाए? मुझे एक अपनी बीती हुई कहानी याद आ गई कि हमारी कौम जो है ना, वो जिस तरह से महरीन ने बात की थी कि जब तक पनिश ना करें तब तक वो जो है उस चीज़ के ऊपर नहीं आते हैं। तो ये जब मास्क चल रहे थे तो एक बैंक में मैंने जाना चाहा तो मेरे पास मास्क नहीं था और बिल्कुल वो एंड का टाइम था। सही। तो वो गार्ड ने मुझे मना कर दिया। मुझे अच्छा लगा कि ये SOPs को फॉलो कर रहे हैं और मैंने किसी और को वो बिल देकर अंदर भेज दिया। तो मुझे जब वो शीशे में से नज़र आया तो उनका जो कैशियर था वो खुद मास्क के बगैर था। तो मैंने जब वो उसे कहा कि अंदर जाके कहो, तो उसने अंदर से कह के भेजा कि भाई मैं नहीं पहनता हूँ, आपने जो करना है करना है। तो यहाँ पे मतलब है हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम जो है डिसिप्लिन और ये चीज़ें फॉलो जिम्मेदारी समझने को तैयार, जिम्मेदारी हम फॉलो करने के लिए तैयार है ही नहीं। उसकी रीज़न ये कि कुछ लोग आपको मिलेंगे कि जो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो कहेंगे हम क्यों करें भाई, दूसरे भी तो कर रहे हैं ना, आप दूसरों को जाकर सिखाओ, हमें तबलीग ना करो। आपको बड़े सारे लोग दिन में ऐसे मिलेंगे। तो अभी नॉर्दर्न एरियाज़ का मेरा विज़िट हुआ तो वहाँ पे मैंने देखा क्योंकि पानी जो है जम जाता है और आपको वॉशरूम के लिए या कोई भी आपको पानी का इस्तेमाल करना है तो आपको बाल्टियों में लेकर आना है। आप यकीन जाने कि ये इससे बड़ी अजियत मेरे लिए नहीं थी। मैंने कहा कि आज के बाद कभी सर्दियों में मैंने जो है ना कहीं ट्रिप नहीं करना है कि अगर इस तरह से होता है। तो जो लोग नहीं समझ रहे ना, उनका फिर हाल यही है कि फैमिली में से एक बंदा जो है वो तबलीग करने की कोशिश करे, कोई वॉशरूम जाए, ऊपर से उसका वॉल बंद कर दें, ठीक है, एक दिन घर के अंदर कचरा रखें, स्मेल हो, ताकि उनको पता चले कि ये अजियत है कैसी, एहसास हो कि जिनके पास ये चीज़ें नहीं हैं वो किस तरह से करते हैं। लोग देखें ना आप गाँव के अंदर कहाँ कहाँ से जाके वो घड़े और वो क्या क्या चीज़ें सर पे लेकर आते हैं और वो पीने के लिए और वॉशरूम के लिए वो पानी जो है वो लाकर वो करते हैं। तो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं है। अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं
हम उनको ज़ाया करने में लगें। और इसी वजह से जो है हम पर अज़ाब भी आते हैं कि जब आप उन नेमतों को सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं करते हैं और उनका शुक्र अदा नहीं करते हैं, आप नफल नहीं पढ़ते हैं, सजदा रेज़ नहीं होते हैं, तो वो नेमतें फिर आपसे चली भी जाती हैं। जब गैस का बुरहान हुआ था तो आप देख लें कि क्या सिचुएशन थी। अभी पानी का भी काफ़ी सारी जगहों पे इस्लामाबाद के अंदर है कि पानी का मसला है, लोग टैंकर डालते हैं, अच्छे घर हैं लेकिन वहाँ पे वो बोर होकर भी बहुत सारे लोगों को एहसास भी है। तो आप इन चीज़ों को जो है वो शुरू करें कहीं से इंस्टीट्यूशंस के अंदर। इसका हल ये है कि जो अदारे हैं वहाँ पे गवर्नमेंट करे तो ज़्यादा अच्छा है। एक टीचर हों प्रॉपर, वो जाके जो है फ़ाइन करने से पहले ये बात लॉन्च कर दी जाए कि जी आज से 4 महीने के बाद 5 महीने के बाद अगर आप इन चीज़ों पे अमल नहीं करेंगे तो आपको फ़ाइन किया जाएगा। जहाँ पे 50-60 लोग जॉब करते हैं, एक बंदा जाए वहाँ पे जाके उनको बता के, जैसे हमारे ने बड़ी अच्छी टिप्स दी कि आप पानी को किस तरह से सेव कर सकते हैं, इसी तरह से आप जो है फ्लैश टैंक के साथ बेसन का कनेक्शन कर सकते हैं कि आप जो हाथ धोएं वो पानी उसमें चला जाए, जो आपने फ्लैश ही करना तो वो पानी वहाँ चला जाए। और ऐसी पिक्चर भी मैंने एक देखी चाइना की कि पता नहीं कहाँ की थी, उन्होंने ये किया हुआ। तो आप इन चीज़ों को करके यूटिलाइज कर सकते हैं कि आने वाले जो चंद साल हैं, आने वाले वक्तों में जब हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे आगे होंगे, तो उनके लिए आसानी होगा। ऐसा ना हो कि मुल्क जो है तब तक ख़त्म हो चुका हो, तो इसको आपने और हमने ही बना के रखना है। एग्जैक्टली, आपने और हमने ही इसका ख्याल रखना है, इसको आगे बनाना है, अपने लिए तरक्की के जो रास्ते हैं वो आसान करने हैं। और ये आसान इसी तरीके से हो सकते हैं कि हम अपने ज़िम्मेदारी का एहसास करें, अपने ज़िम्मेदारियों को, अपने कामों को बेहतर तरीके से समझ के सर अंजाम दें। और ये सिर्फ सोसाइटी का या गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं बड़े शौक़ के साथ और बड़े पुरसकून तरीके से इस्तेमाल करते हैं, कुदरती वसाइल को अमल में लाते हैं, वहीं पे हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी बनती हैं कि हम उनकी हिफाजत करने के साथ साथ अपने जो काम है, अपने जो ज़िम्मेदारी उसका एहसास भी करें, उसको भी समझे। मेहरीन, आप क्या समझती हैं, मुल्क की तरक्की की अगर बात कर ली जाए तो मुल्क की मौशी तरक्की के अंदर कुदरती वसाइल का कितना हाथ है? सारी चीज़ तो है ही आपके रिसोर्सेज की, और फिर आपकी जो आवाम है उस मुल्क की, वो उस रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ कर रही है। सो डेफिनेटली अगर आप अपने रिसोर्सेज को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो आपका वो वाइस वर्सा, आपका मुल्क, आपका शहर तरक्की करेगा। सबसे पहले तो उस बंदे की खुद की तरक्की होगी। बिल्कुल। और जब वो इंडिविजुअल, देखिए मुल्क क्या है, पाकिस्तान क्या है, एक नाम तो नहीं है ना, एक खित्ता तो नहीं है। ये मुल्क अगर महफूज है तो इसके लोगों की वजह से। अगर इसकी बाउंड्रीज पे कोई लोग हैं, कोई फौज है जो इसकी हिफाजत कर रही है, इस मुल्क को एज अ रिसोर्स समझ रही है, इसकी हिफाजत करिए, तो ये मुल्क महफूज है, वरना हम कभी महफूज नहीं होते। सो मुल्क क्या है, खित्ता क्या है, अवाम के साथ है, लोगों के साथ है। हमने इस रिसोर्स को, पाकिस्तान को, हम ही पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, jैसे मेरे साथ हम बात कर रहे हैं या इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, मैं समझती हूँ हमारे लोगों में थोड़ी सी पॉजिटिविटी की भी कमी है। अगर कोई बंदा कोई पॉजिटिव काम कर भी रहा है तो हम उसमें कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हर बात में। एक मैं एग्जाम्पल दूँगी, रिसेंटली जो है एक, जैसे हमने कराची के बीच की बात की कि वहाँ पर काफ़ी गंदगी थी, और फिर हमने देखा कि हमारे एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर वसीम अकरम वहाँ गए और उन्होंने वहाँ की पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पे हाईलाइट की कि मैं अपनी वाइफ के साथ आया और मैंने यहाँ ये देखा, और उसके बाद उन्होंने उसकी सफाई करनी शुरू की, सब कुछ। तो लोगों ने क्या कहा, ये अपनी रेटिंग बढ़ा रहा है। बिल्कुल ठीक है, इस मस्बत काम को भी उन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इसको अप्रिशिएट करने वाले भी लोग बहुत थे, इसको क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत लोग थे। मैं समझती हूँ कि इसमें क्रिटिसाइज करने वाली तो कोई बात नहीं थी। अगर एक सेलिब्रिटी है, देखिए हम लोग सेलिब्रिटीज को बहुत फॉलो करते हैं, हम क्रिकेटर्स को बहुत फॉलो करते हैं, हम आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं, और उनकी भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो करते भी हैं इस किस्म की इवेंट्स को। जैसे कोविड के दिनों में आपने देखा होगा कि बहुत सी सेलिब्रिटीज़ ने अपने सोशल मीडिया पे किया कि हम राशन तकसीम कर रहे हैं और ये सब कुछ गरीब आवाम की मदद कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों ने उसको भी क्रिटिसाइज किया कि ये अपनी दिखावा कर रहे हैं या अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर कोई भी बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्लीज अप्रिशिएट करें। आप उसको फॉलो करें ना करें, उस बंदे को जरूर अप्रिशिएट करें, उसको पॉजिटिव कमेंट्स करें, उसकी पोस्ट को जरूर अप्रूव करें, ताकि वो बंदा भी अप्रिशिएट हो और आप अच्छी बातों में मनफी पहलुओं को ना निकालें कि जी वसीम अकरम को मजीद शोहरत क्या बनानी थी, उसने तो ऑलरेडी इतनी शोहरत बना ली थी, उसको सिर्फ कराची का समंदर साफ करके तो उसने रेटिंग अपनी ऑब्वियसली नहीं बढ़ानी थी।
लेकिन ये है कि अगर एक अच्छा काम हो रहा है तो आप उस कैंपेन का हिस्सा बने, आप उस चीज़ में शामिल हो और तभी आप कुछ कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपका हर बंदा जब अपने इंडिविजुअल लेवल पे, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इस्लामाबाद में बैठ के हम भी कराची चले जाएं और कराची का बीच साफ करना शुरू कर दें। मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे फैसल मॉस्क है, F9 पार्क है, बहुत सारे हर शहर पे कोई अपने घर से, अपने गली मोहल्ले से, अपने गली मोहल्ले से, लाइक इट्स अ मैसेज फॉर ऑल कि आप प्लीज़, इनडायरेक्टली सबको शर्मिंदा करने की कोशिश की गई है कि आप प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें और उस चीज़ को साफ करें। हमारे यहाँ पे मारगला हिल्स जो हैं, एक पूरे पाकिस्तान से ओवरसीज़ अगर कोई टूरिस्ट आते हैं तो वो यहाँ पे मुनाल का ज़रूर विजिट करते हैं। लोग बड़े शौक से आते हैं, लोग बहुत शौक से जाते हैं। बिकॉज अगर इस्लामाबाद की आप बात करें तो यहाँ पे 3-4 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे लोग ज़रूर जाते हैं। ये आपके टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। इसी तरह से अगर आप लाहौर की बात करें तो लाहौर में 4-5 टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वही टूरिस्ट पॉइंट्स आपको सबसे गंदगी से भरे नजर आते हैं। सो वो गंदगी किसने फेंकी है? वो पानी की बोतल हवा में चल के तो नहीं आई ना, वो बिस्किट के रैपर्स या वो चिप्स के पैकेट किसी ने तो नहीं फेंके, वो हमने ही फेंके हैं। एग्जैक्टली। तो उस चीज को, और यूज मी का वो बॉक्स बना हुआ होगा और कूड़ा करकट फिर भी नीचे पड़ा हम होगा। 4 कदम चल के जाना जो है वो मुनासिब नहीं समझते हैं, बनिस्बत के अपने मुल्क को हम गंदा करने की कोशिश करते हैं। तो अपने जिम्मेदारियों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिनों ने बात की, लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, तो जो मस्बत काम सर अंजाम दे रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को समझ के काम करने की कोशिश करते हैं, और जो लोग क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं, उनके माइंडसेट कैसे चेंज किए जाएं कि ये सिर्फ उन चंद लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम को सर अंजाम दें। जो हमारे कुदरती वसाइल की हिफाजत है वो सबकी जिम्मेदारी है, ना कि क्रिटिसाइज़ करना। मैं इसके ऊपर यही बात करूंगा जी कि जिस पहले उन्होंने बात की है कि वसीम अकरम को रेटिंग की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अप्रिसिएशन पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही बहुत कम है, कोई किसी दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करता। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं कहूँगा कि सस्ते लोगों से आप तो कोई ना करें, आप अपना काम जारी रखें, क्योंकि अच्छा काम आपको एक दिन बोलता ज़रूर है कि आपने कोई भी अच्छा काम किया है, तो आने वाले टाइम में नज़र आता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आप किसी की अप्रिसिएशन के इंतज़ार में ना बैठे, कोई हमें अप्रिशिएट करेगा तो फिर हम वो काम करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपको कोई अप्रिशिएट करे तो ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी और इवन के शुक्रिया उसका कि वो आपको अप्रिशिएट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्रिटिसाइज़ बहुत लोग करते हैं लेकिन अप्रिशिएट आपको कोई भी नहीं करता। बिल्कुल। दूसरा, आपने बात की कि 4 कदम के ऊपर जो है वो हमारी डस्टबिन पड़ी होती है लेकिन कोई उसको इस्तेमाल नहीं करता। 4 कदम दूर की बात, हमारी जो ATM मशीन्स होती हैं, उसके ATM मशीन के बिल्कुल 60 डस्टबिन पड़ी होती है, लेकिन वो खाली होती है और आसपास सारी पर्चियों का ढेर लगा हुआ होता है, तो लोग वो भी इस्तेमाल नहीं करते। तो बात यह है कि बात करना तो बहुत आसान काम है, तनकीद तनकीद का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, लेकिन खुद से जो है वो अपने आप को उस काम को करके लोगों के लिए कोई अमली नमूना नहीं बनाते कि हम भी ये काम कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारे सफ़र में शामिल हों। और दूसरी कुदरती वसाइल की बात करें तो कुदरती वसाइल को अगर पहले टॉपिक के साथ लिंक किया जाए तो आप ये देखें कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर कुदरती वसाइल को भी इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले वक्त के अंदर कुदरती वसाइल ना सिर्फ महफूज रहेंगे बल्कि हमारे जो आने वाले बच्चे या नस्लें हैं वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। एग्जैक्टली। हमारी आने वाली नस्ल भी इससे जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकती है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने अमल से, अपने काम से अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को बताएं, उनको सिखाएं कि आपने कैसे अपने जो एक खूबसूरत सी नेमतें आपको अल्लाह पाक ने नवाजी हैं, कुदरती वसाइल से नवाजा है, उसकी हिफाजत आपने कैसे करनी है और किस तरह आपने अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझना है। आकाश, आपको क्या लगता है कि मौजूदा दौर के अंदर जो हम अपने कुदरती वसाइल का मस्बत इस्तेमाल नहीं कर रहे होते या फिर अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझ रहे होते, इसमें हमारी तालीम और तरबियत में कोई फ़र्क है? जी बिल्कुल फ़र्क है। उसकी रीज़न ये है कि अब मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से जो बच्चे होते हैं या यूथ होती है वो नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उनको हंसी मजाक वाली चीज़ें, फ़न प्ले वो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड होगा तो आप जानबूझ के गाड़ी वहाँ खड़ी करेंगे। बिल्कुल, आप, जगह खाली है यहीं पे पार्क आपको ये लगता है कि ये डेयरिंग काम है। आप अक्सर वीडियोस देखती होंगी कि ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हुए और वन व्हीलिंग करता हुआ बच्चा पास से जो है वो निकल गया या आपने सिग्नल बाद में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। बेसिकली वो ये है कि ये प्रैंक जो है आप वीडियोज़ आप देखती हैं तो इनके मैं सख्त खिलाफ हूँ, इसके खिलाफ सख्त किस्म का एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को देखकर और बच्चों को ये बढ़ावा मिलता है कि जी हम ये करें, और वो ये करते हैं, वो रियल में करते हैं। उनका तो प्री प्लान्ड होता है, ये जो है अचानक अपनी वीडियो निकालते हैं, मोबाइल निकालते हैं दूसरे दोस्त को देखकर और लोगों के साथ वो बदतमीज़ी करके, किसी के साथ लड़ के, किसी का मजाक उड़ा के, किसी को डिग्रेड करके वो वीडियो बना के, और ये अपने आप को हीरो समझते हैं कि हम ये चीज़ करने से हीरो हो जाएंगे। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ें जब आती हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, जब ये वायरल होती हैं तो दूसरे बच्चे जो हैं वो देखकर उन चीज़ों को समझते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम है।
हम किसी को करेंगे, हम किसी के साथ लड़ेंगे या हम किसी को अपना जो है लिंक बताएंगे कि फ़लाने बंदे से हमारा लिंक है या फ़लाने इदारे में हम जॉब करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो चीज़ें चल रही हैं, ट्रेंड आ रहे हैं, इनको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ दिखती है, मैंने जैसे आपको बताया कि पेरेंट्स भी जिस तरह से अमल करेंगे तो वो करके दिखाएंगे तो बच्चे करेंगे। तो इस तरह से जो चीज़ दिख रही होती है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो कच्चा दिमाग होता है, जो बढ़ती हुई यूथ होती है, वो देख के उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि ये बड़ा अच्छा काम है। तो सबसे पहले तो हमने उसको रोकना है। उसको रोकने के बाद ये चीज़ बतानी है कि ये कोई फ़ख्र वाली बात नहीं है कि आपने नो पार्किंग के सामने गाड़ी खड़ी कर दी और ये सारी चीज़ें होंगी। आप यकीन जाने मैं गाड़ी खड़ी करने के मामले में इतना वो सेंसिटिव हूँ कि ज़रा सी वो होना गलत पार्क हो जाए तो मुझे ये होता है कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। और मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं गाड़ी खड़ी करके जाता हूँ और पीछे आगे कोई यूँ लगा देता है, और आपने मिसाल के तौर पर लाइव प्रोग्राम में आना है तो आपकी गाड़ी के पीछे गाड़ी लग गई, आप कैसे आएंगे? और लोग इस तरह से करते हैं, उनको किसी का एहसास नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें, कोई बीमार हो सकता है, किसी को इमरजेंसी हो सकती है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, तो किसी के साथ कोई भी मिसहैप हो सकता है। आपकी छोटी सी गलती की वजह से आप अगले बंदे की जान ले सकते हैं, आपको एहसास ही नहीं है। आपको जहाँ दिल आएगा आप गाड़ी खड़ी करेंगे, जहाँ दिल आएगा पान की पिचकारी मारेंगे, जहाँ दिल आएगा सिगरेट फेंकेंगे, आपका जो दिल करेगा आप करेंगे। इस वजह से कि आप एक आज़ाद मुल्क में हैं और आप चाहते हैं कि ये आज़ादी आपसे छीन जाए, आपके ऊपर फाइन्स होना शुरू हो, आपको जो है मारा पीटा जाए, तो फिर आप जो है, ये मकसद नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो बैठे मोड़ लें। तो आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की ज़रूरत है और हमें इस चीज़ की कैंपेन की ज़रूरत है। और ये मेरे अकेले आपकी कहानी नहीं है, ये पूरे मुल्क की है और हमें सबको मिल के इसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम मिलजुल कर अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ के अपने काम जो हैं वो सर अंजाम दें, क्योंकि इसमें हम अगर सारा काम सोसाइटी पे डाल दें या फिर सारा काम हम मुल्क पे, गवर्नमेंट पे डाल दें तो ये भी दुरुस्त नहीं होगा। इसमें हम सब की जो है वो इंडिविजुअली ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने घर से हर इंसान ख़ुद से ये काम, अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की कोशिश करे और उसको सर अंजाम देने की भी कोशिश करे। मेरीन, क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारी नाजरीन को? बस एहसास है ज़िम्मेदारी और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर बंदा अपनी करेक्शन सबसे पहले अपने आप से करे। बिल्कुल, मैं अगर एक बात कर रही हूँ तो मैं सबसे पहले ये चाहूँगी कि जो मैं बात कर रही हूँ मैं पहले उसको फॉलो करूँ। हर बंदा दूसरे को मशवरा देने से पहले या नसीहत करने से पहले अपनी करेक्शन हर बंदा अगर खुद कर ले तो वो बंदा, पूरी फैमिली, वो पूरी कम्युनिटी, वो शहर, वो पूरा मुल्क बन जाएगा। पूरी दुनिया जो है बेहतरीन में जा सकती है अगर हर बंदा सिर्फ अपने गिरबान में झांकना शुरू कर दे और हर बंदा अपनी करेक्शन शुरू कर दे, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपनी क्लोज एनवायरनमेंट से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हमने ब्रॉड लेवल पे भी बात की, लेकिन इसका सिंपल सोल्यूशन ये हो सकता है कि हर बंदा खुद अपनी क्लोज एनवायरनमेंट पे रहते हुए अपने घर, अपनी फैमिली से एक चीज़ को स्टार्ट करे। एटलीस्ट आज आप ये तहैया करें कि चाहे वो कूड़ा करकट उठाने वाले आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कूड़ा करकट उठाने वाले का टाइम हो तो वो पहले से सड़क पे फेंक देते हैं। शॉपर्स पहले से रख देते हैं कि वो आएगा तो उठा के ले जाएगा, और अगर उस दिन उसने छुट्टी कर ली है तो वो रात को क्या होता है कि वो कुत्ते बिल्लियाँ वो आके उन शॉपर्स को खोलते हैं, फाड़ते हैं और आपकी पूरी स्ट्रीट आपकी गंदी हो जाती है। सो इन छोटी-छोटी, ये बहुत छोटे कामों से हमने आगाज़ करना और अपने घर से इन चीज़ों का आपने एहसास शुरू कर दे तो हम बहुत बड़ी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। जी, हम आदाब क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर तहम्मुल मजाजी और मुस्तकिल मजाजी लेके आएँ ताकि आप किसी भी बड़े नुकसान से बच जाएं और किसी काम के अंदर जल्दबाजी ना करें। वैसे भी कहा जाता है कि जल्दबाजी का काम जो है वो शैतान का काम होता है। और दूसरा, अगर आपको इस काम के अंदर कोई मुश्किल पेश आ रही है तो किसी दूसरे से मशवरा ज़रूर कर लें कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मुस्तकिल मजाजी को आप कैसे ला सकते हैं। और कहा जाता है कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, बुक रीडिंग है, एक्सरसाइज है या कोई भी काम है, तो अगर आप 40 to 45 डेज तक करेंगे तो आपको उसकी आदत पड़ जाएगी। इवन कि भी कहा जाता है, आपने अक्सर सुना होगा कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता कहते हैं सिर्फ 40 दिन नमाज पढ़ो, उसके बाद तुम्हें खुद ही आदत पड़ जाएगी। ऐसे ही तो आप अगर 40 दिन कोई भी काम करें, 50 दिन कोई भी काम करेंगे तो आपको उसकी आदत ऑटोमेटिकली पड़ जाएगी और आप उस काम के अंदर अपने आप को मुस्तकिल मजाजी के साथ अपना वो टारगेट अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। बिल्कुल, जल्दबाजी जी आकाश आप क्या मैसेज देंगे? 20 सेकंड का आपका मैसेज। यूथ के लिए मैसेज है कि अपने काम पे डटे रहें, हम्बल होकर काम करें और उन लोगों से मत डरें जो आपकी टांगें खींचते हैं। याद रखें कि जो बंदा भाग रहा होता है अगर उसको कोई पीछे से लात मारेगा तो उसकी स्पीड और तेज़ हो जाएगी। तो वक्त के साथ बदलना सीखो और जो है हालात को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। बिल्कुल जी, हर हाल में जीना सीखना चाहिए। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और यकीनन नाज़रीन आज की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई होगी। अपना फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ, कुछ मुख्तलिफ मेहमानों के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इसी के साथ अपने मेज़बान महवूज़ चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।